My name is Utkarsh Ujjwal. I have got rank 68 this year in civil services exam. My optional is anthropology, and this was the third mains that I wrote. 2019 में मैं पास आउट हुआ था, ग्रेजुएट हुआ था फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी. उसके पहले की जर्नी अगर बताएं तो आई बिलोंग टू पटना, बिहार. I've done my basic schooling from there itself, and after that I've done my graduation in civil engineering from IIT Guwahati. Um, a few people are there, so it's perfectly fine to start. Um, 2019 में I graduated, and after that I've given three mains, 2020, 21 as well as 22. तीनों का मेंस मैंने लिखा है सिविल सर्विसेज का, एंड फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस आई हैव रिटन इन 2020 as well as 22. And this is the first interview call that I got in both civil services as well as forest services. ये हो गई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. माय ऑप्शन इज एंथ्रोपोलॉजी इन ऑल द थ्री मेंस दैट आई रोट. और इस बार मेरे मार्क्स हैं जीएस में 415, ऑप्शनल में 288, एंड इंटरव्यू में 185, एंड ऐसे में आई गॉट 118. सो मेरे मेंस के मार्क्स हैं 821, एंड इंटरव्यू का मार्क्स है 185. दैट सम्स अप टू बी 1006, और उससे रैंक आई है. ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई. नाउ विल स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट पार्ट. सी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीन स्टेजेस है हमारे प्रिपरेशन के. एक बार लेट्स गिव अ वेरी ब्रीफ रिकैप ऑफ द थ्री स्टेजेस, अगर कोई बिल्कुल ही न्यू कमर है प्रिपरेशन में. सो तीन स्टेजेस है हमारे प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. तीनों में डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, डिफरेंट सेट ऑफ डिमांड्स हैं जो कि एग्जामिनेशन डिमांड करती है. फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम्स में यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, बिकॉज प्रीलिम्स में एमसीक्यूज होते हैं. राइट, प्रीलिम्स में यू हैव टू सॉल्व 100 एमसीक्यूज इन 120 मिनट्स, और उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है. और पेपर टू होता है प्रीलिम्स में दो पेपर्स होते हैं, प्रीलिम्स जीएस एंड सीसैट. सीसैट क्वालिफाइंग होता है, और सीसैट में होता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीजें. यार मैं बहुत एक ब्रीफ में ये सारी बातें बताऊंगा, और उसके बाद विल गो टू द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो डिटेल्स हैं प्रिपरेशन की. बियर विथ मी फॉर 4-5 मिनट्स. ये बेसिक चीजें एक बार बता देता हूँ. दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, जीएस एज वेल एज सीसैट. जीएस का पेपर, उसका मार्क्स ऐड होता है, उसके मार्क्स से मेरिट लिस्ट बनती है और रैंक आती है. रैंक नहीं, आप सेलेक्ट होते हो टू राइट मेंस. सीसैट का पेपर इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर. 66% मार्क्स लाने होते हैं उसमें. एंड इस बार का सीसैट का पेपर फॉर एग्जाम्पल वॉज वेरी टफ, और बहुत सारे लोग बाहर हो गए सीसैट के पेपर की वजह से भी. तो ये प्रीलिम्स है. मेंस में यू हैव टू राइट सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं आपको मेंस में. फॉर एग्जांपल, एसए का पेपर हुआ, अगले दिन जीएस 1 और जीएस 2 के पेपर्स होते हैं. मॉर्निंग में जीएस 1, आफ्टरनून में जीएस 2, उसके अगले दिन जीएस 3 एंड जीएस 4 के पेपर्स हो गए. तो 3 दिन में यू हैव टू राइट 5 पेपर्स, ऐसे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4. 5 पेपर्स आपने 3 दिन में लिखे. उसके बाद 5-6 दिनों का गैप होता है. Okay, please communicate in English. Okay. So there's a gap of 4-5 days between the GS4 paper and the language paper that you have to write. So in 3 days, you have to write 5 papers: essay, GS1, GS2, GS3, GS4. After that, there is a gap of 4-5 days, and then you have the language papers on one day, and on the next day, you have the optional papers. So in general, you have to write 9 papers, just out of which merit list is counted down 7 papers. 4 papers of GS, one of essay, and two of optional. So 7 papers of 250 marks comes out to be 1750 marks, and the interview of 275 marks comes out to be 2025 marks in totality, and the merit list is made out of that 2025 marks, out of which I got 1006. So mains is another different set of ball game. Prelims was a different set of ball game, and then comes the interview. Interview, UPSC calls it the personality test, because even if you read the notification, or even if you read the directions given for the interview, it is written that they will be testing your personality, and there will be a very purposive set of conversation. You'll give a particular set of answers, and the next question will be formed from that answer only. So there is a very linear set of questions that go along, and there is not a premeditated set of questions that are asked. That is what is meant by purposive set of conversation, free flowing conversation that is designed to test the personality of students. So that's how the interview goes. So तीन stage of examination है, और the final merit list is prepared from mains as well as interview. So the final rank list is prepared from that.
This year's prelims was on 28th of May. Um, how many of you attempted the prelims paper? Say yes in the comment section if you did attempt the paper. I will go through all the comments. Don't worry, I'll go through all the comments. How many of you gave prelims this year? Okay, Samba, Nikhil, Tarun, Samba nahi. Acha, Sans, Yashish, Ashad. Nikhil, Tarun, Ashi, Nitish. Yes, sir. Okay. So a lot of you gave prelims paper this year. Fine, perfectly fine. Now, the strategy that I will suggest will be different for people who clear prelims, and will be different for, yes, there are people like Jayesh who will give next attempt, first attempt next year also. Yes. So let's divide the strategy in 3-4 parts. Uh, First would be the people who are giving mains this year. So congratulations to you too, because you'll be writing a test, you'll be writing an examination that is uh, grueling, mm, in terms of how it is designed, but very rewarding as well. So mains mein, if you write good answers, you will be rewarded in terms of how the marks will be awarded to you. So people who have cleared prelims, people who are writing mains, congratulations, and do your best. These 3 months will be very exciting, very rewarding, as well as it demands a lot of hard work from you as well. So if you get the strategy right, and if you are able to revise the topics before the examination, writing tests, revision, as well as making short notes. I think these three form the pillar of mains preparation. If you are able to do these three things, strike a balance between these three things, you will be very duly rewarded in mains. And you cannot skip any particular topic, or you cannot skip any particular subject in general. For example, you cannot skip geography in GS1, because if you skip geography, there will be questions worth 100 marks from geography, and you will not be able to answer that. So strike a balance between different papers, and try to uh, revise, try to give tests, try to revise the topics, as well as giving test and revision goes hand in hand. For example, if you revise firstly, then you'll give a test, then you'll see the solution, see the reviews, and then you'll again go through your notes, again revise the topic, again give tests. So the iterative process continues. So that's how you have to revise as well as give tests in these 3 months that you have. As well as I would suggest 1 month before the mains, or let's say 20-25 days before the mains, start making short notes. On my Telegram channel, I've showed how I used to make short notes. I don't have A4 sheet paper right here, but I've shared a small video. You have to make short notes, a very crisp short notes that you are able to revise on the day of the exam, or let's say 2-3 days before the exam. See, the thing is, as I said, GS1 2 paper goes on one day. See, morning GS1 and afternoon GS2. Then next day again you come here and you'll write GS3 as well as GS4. So in 2 days you have to write 4 papers. And uh, picture this image: you have come home from writing GS2 paper, and tomorrow morning you have your GS3 as well as GS4 papers. So if you don't have short notes ready, you'll not be able to revise the particular topic, as well as get confidence that you are able to do well, that you will be able to do well. That's why make short notes 20-25 days before the mains paper. And that is for the people who are giving mains this year. For those people who are not giving mains this year, who see, here also comes a bifurcation: people who have not given main prelims earlier, जिनका पहला attempt next year या उसके बाद होगा, or people who have given multiple prelims but failed this prelims. I would not call fail, who missed the cutoff for this prelims. For those people, what I would suggest is, uh, see, from next January you have to prepare for prelims. इसमें तो कोई doubt नहीं है. You have to prepare for prelims from January 2024, because prelims will demand a 4-5 months of preparation, seeing the pattern that is there. So prelims का तो आपको पढ़ना है जनवरी से. आपके पास अभी के 6 महीने हैं. This is June, and till December you have 6 months. So in 6 months में you have to be at your best, because अगर in 6 months में you have done good, then उसका reward आपको मिलेगा when you clear prelims next year and you have 3 months for mains. उस time you will thank yourself for being diligent in these 6 months. So what I would suggest is, see, for people who have not written prelims earlier, and whose first attempt will be next year or in subsequent years, what you should do is, see, you should. I would personally suggest that you should write 3 or 4 tests by the time this year ends of all the papers. Um, English, Hindi, English, Hindi.
क्या मैं बोलूँ दोस्त? अच्छा, एक ही इंसान ने बोला हिंदी में, अच्छा ठीक है, इट्स ओके। आई विल ट्राई टू बी बाइलिंगुअल। ठीक है। क्या बोल रहा था मैं कि ईयर खत्म होने तक यू हैव टू राइट अ फ्यू टेस्ट। क्या करना होता है उसके लिए कि आपको जीएस 1 2 3 4 ऐसे और ऑप्शनल इन सब के दो दो तीन तीन टेस्ट आपको कोशिश करनी है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक में भी आप लिख लो। उससे फायदा ये होगा कि व्हेन यू क्लियर प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर, यू विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू वुड हैव रिटन अ फ्यू टेस्ट ऑफ ऑल द पेपर्स दैट यू हैव। Let's say you have started writing tests in October and this is June, so you have July, August, September, 3 months here. In 3 months, what you have to do is you have to ensure that you have notes of all the papers ready. Your notes should be preferably handwritten, but if you have pre-prepared notes of some other people, then that you can also use, but preferably it should be handwritten. And try to complete your notes in these 3 months. If your optional is pending, then try to complete your notes of optional. If a particular question, or sorry, if a particular topic of syllabus is pending from your optional, try to prepare that. So इन 3 महीनों में ये चीज करके रखनी है आपको। और जैसे ही अक्टूबर आता है, ट्राई टू राइट अ फ्यू टेस्ट और फिर खत्म करो मेंस की प्रिपरेशन वहां पे। वहां से स्टार्ट प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर, बिकॉज प्रीलिम्स में फंसना इज मेंटली वेरी वेरी टैक्सिंग। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो जनवरी फरवरी से स्टार्ट प्रीलिम्स का पढ़ना। और जिन लोगों ने 2 3 4 प्रीलिम्स दिए हैं एंड दे आर नॉट एबल टू क्लियर इट, आई वुड सजेस्ट कि यू कैन गिव 1 or 2 अदर एग्जाम्स एज वेल। For example, EPFO का एग्जाम है अभी, RBI Grade B is a very very good exam that you can give. So try to give 1 or 2 exams as well, because I personally believe that your preparation, it may be true कि आपकी preparation में कोई खास lacking नहीं होगी. If you could not clear prelims this year after 3 4 attempts, after 3 4 prelims, and if you're not able to clear prelims this year, it may be true कि आपकी preparation में कोई खास lacuna नहीं होगा, but luck was not on your side this time. So try to give one more exam, 1 or 2 more exams, and get a job. That will give a mental satisfaction. उससे बहुत फायदा होता है। ये इन जनरल प्रीलिम्स की हो गई। प्रीलिम्स के बाद शैल वी गो, अभी तक जितने डाउट्स आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। Okay. How do we need to set our Sasi Yogeshwari has written, how do we need to set our daily targets? How many hours, how many topics do we need to cover per day? Okay. How do we need to set our daily targets? See, daily targets, there is a very beautiful quote that you should not underestimate what you can do in a day, and you should not overestimate, sorry, you should not overestimate what you can do in a day, and you should not underestimate what you can do in 3 4 months. So the problem with our daily targets is we try to overestimate what we can do in a day. And if I tell you to be consistent for 3 months and give a particular result to me, then you'll not be able to give, because consistency is the key. See, try to make a daily routine which is which is firstly consistent, which is doable, as well as which helps you pick up a routine, pick up a momentum. So start slow, start with small targets which are achievable. Then once you have achieved that, तो आपकी momentum build होगी firstly, and you are able to pick up things, because सारा game momentum का है. So your daily targets should start slow, pick up the pace later. That should be the first thing. Secondly, content क्या होना चाहिए daily targets का? I would suggest कि you should not read one topic only. इससे प्रॉब्लम ये होती है कि मोनोटनी आ जाती है, एंड आफ्टर अ पॉइंट हमारा ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है, गेन नहीं होता उसमें। सो यू शुड ट्राई टू मिक्स 2 or 3 सब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर डे। आई थिंक 3 4 घंटे एक टॉपिक पढ़ो या एक सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद स्किप कर लो, टॉपिक चेंज करो एंड ट्राई टू रीड अ डिफरेंट थिंग। उससे क्या होता है, थोड़ा मोमेंटम आता है। गिव मी अ सेकंड यार। ओके। सो ये चेंज करो, टॉपिक चेंज करते रहना चाहिए, 2 3 टॉपिक्स 2 3 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ना चाहिए, उससे थोड़ा वेराइटी आती है लाइफ में। एक और चीज है डेली टारगेट्स बनाने में, आई थिंक यू शुड ट्राई टू फॉलो द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या बोलता है, जैसे हम एक्सीडेंट्स में पढ़ते हैं ना कि विद इन 1 hour इफ अ पर्सन इज सेव्ड, तो चांसेस ऑफ हिज सर्वाइवल आर वेरी हाई, और 1 घंटे के बाद ड्रास्टिकली कम होते हैं चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो गोल्डन रूल हमारे प्रिपरेशन में ये आता है कि व्हेन यू वेक अप, आई पर्सनली बिलीव, एंड आई हैव बीन आल्सो बीन सजेस्टेड बाय फ्यू पीपल, कि
आपको विद इन 30 मिनट्स यू शुड बी ऑन योर स्टडी टेबल। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं तो दिमाग इधर-उधर नहीं जाता है फर्स्टली। एंड सेकेंडली इफ यू क्विकली स्टार्ट द डे क्विकली, 2-3 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब आप उठोगे तो यू विल रियलाइज़ कि द वर्ल्ड हैज़ स्टिल नॉट स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड, यू हैव फिनिश्ड अ पर्टिकुलर टॉपिक और उससे बाकी के दिन में मोमेंटम रहता है। So when you wake up, please try to ensure कि within 30 minutes of your waking up, you are on your study table, you are studying। उससे बहुत फायदा है, ट्रस्ट मी। दिमाग बहुत शांत रहता है। प्रॉब्लम इन दिस जर्नी इज दैट हमारा दिमाग भागने को तैयार है और उसको हमें रोक के रखना है, उसको हमें पकड़ के बांध के रखना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेक अप विद इन 30 मिनट्स, गेट ऑन योर स्टडी टेबल एंड स्टार्ट स्टडीइंग। और उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई करके देन गेट अप फ्रॉम योर चेयर, फिर कुछ इधर उधर की चीजें करो। बट वो 2 घंटे की स्टडीज आपके पूरे दिन में हेल्प करेंगी। सो ये डेली रूटीन ऐसे करना है। हाउ मेनी टॉपिक्स भी मैंने बोला, 2-3 टॉपिक से ज़्यादा नहीं करने चाहिए, दो टॉपिक से तो कम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। संजय कुमार हैज़ आस्क्ड हाउ टू एनालाइज़ पीवाईक्यूज़ एंड सिलेबस फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। सी, पीवाईक्यूज़ एंड सिलेबस शुड बी योर वेरी डियर फ्रेंड्स इन दिस प्रिपरेशन। सपोज़ करो कि इस कैप्सूल में रहने को बोलता है आपको यूपीएससी। ये है सिलेबस और पीवाईक्यूज़ से बंधा हुआ, इसके अंदर ही रहना है आपको। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम बाहर की चीज़ें पढ़ते हैं और इधर-उधर की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो सवाल यहीं से आएँगे, बट वी आर रीडिंग डिफरेंट थिंग्स, हमारा टाइम जा रहा है, हमारी एनर्जी जा रही है, बट वी आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज़ ऑन दैट। एक मैंने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया था एक किसी टॉक में कि सपोज़ करो आपको 80% ऑफ लेवल चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, एंड यू आर लेट्स से आप इधर-उधर की चीज़ें पढ़ के आप वो 80% नहीं पहुँच पा रहे हो, आप 60, 65, 70% पे रह रहे हो। तो 4 साल प्रिपेयर करके यू सपोज़ आपने चौथे साल में आपको गलती रियलाइज़ हुई, आपने 80% पहुँच गए आप और आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। बट उस केस में हो क्या रहा है कि यू आर गिविंग 4 इयर्स, आप 60, 65, 70, 80 ऐसा 4 बार आपने दिया तो क्यूमुलेटिव आपने 250 के करीब एफर्ट लगा दिया। आपको लगाना 80 था। टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, रिजल्ट भी लेट मिल रहा है। सो सिलेबस और पीवाईक्यूज़ के अंदर ही प्रिपेयर करना है हमें। सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एनालाइज़ कैसे करेंगे पीवाईक्यूज़ को? व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट गो थ्रू द पीवाईक्यूज़ आस्क्ड। नोट्स बना रहे हो तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक पीवाईक्यूज़ उस टॉपिक के पीवाईक्यूज़ को प्रिंट करके उस नोट्स के शुरू में रख लो। बिकॉज़ व्हेनेवर यू आर रीडिंग दैट नोट्स, आपको शुरू में पीवाईक्यूज़ दिखेंगे, आपको पता लगेगा क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। सिलेबस कैसे एनालाइज़ करेंगे? प्लीज़ इंश्योर कि सिलेबस के एवरी टॉपिक पे यू हैव नोट्स अवेलेबल। एवरी टॉपिक शुड हैव नोट्स अवेलेबल। अम, बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं जीएस2 में। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जीएस2 में माय मार्क्स वर 99 एंड आई थिंक दोनों अटेम्प्ट्स में 99, 99 ही थे। इस ईयर आई गॉट 129। मैंने चेंज क्या किया था इस ईयर जीएस2 के प्रिपरेशन में? फर्स्टली बहुत सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं गवर्नेंस में, उनको मैं इन जनरल इग्नोर करता था या फिर कॉम्प्रिहेंसिव कंसाइज़ नोट्स नहीं बनाता था। इस बार मैंने उन चीज़ों के नोट्स बनाए हैं और उसका फ़ायदा हुआ आई थिंक। ओके, ओके। सो ये 2-3 चीज़ करके हमें एनालाइज़ करना है पीवाईक्यूज़ और सिलेबस को। नेक्स्ट इज़ एक क्वेश्चन था कि पॉलिटी में जैसे एक टॉपिक रीड किया लाइक प्रेसिडेंट तो एमसीक्यू उसी दिन लगाए और फिर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट को एंड करके, अच्छा उसी दिन लगाए या पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट को एंड करके? यार कोई फिक्स रूल नहीं होता है। द पॉइंट इज़ कि आपको लगाना है चाहे जैसे भी लगाओ और दिमाग हमारा इतना वीक नहीं होता है कि आपने एक तरीके से किया दूसरे तरीके से नहीं किया तो उसे याद नहीं रहेगा। अ, मिक्स करो यार पूरे प्रिपरेशन को, मज़े से पढ़ना चाहिए। आपने प्रेज़िडेंट पढ़ा, उस दिन भी मॉक लगा लो, उस दिन भी उसके कुछ क्वेश्चन्स लगा लो। सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ लिया तो वापस उन क्वेश्चन्स को रिवाइज़ कर लो। दिमाग को इटरेटिव बार-बार घुमाओगे ना उस चीज़ से, तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा रादर दैन एक बार करेंगे, अच्छे से करेंगे। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि एक बार करो, अच्छे से करो। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप प्रेज़िडेंट पढ़ो, फिर कुछ क्वेश्चन्स उसके लगा लो, तो थोड़ा-सा वहाँ पे सॉलिडिफाई होगा। देन अगेन इफ यू रीड सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा एंड कम बैक टू द क्वेश्चन्स दैट यू अटेम्प्टेड बिफोर, तो और अच्छे से वो चीज़ें रिवाइज़ होंगी। तो इटरेटिव रखना चाहिए उसको। सर आई वाज़ 82% इन हाई स्कूल एंड 79 इंटरमीडिएट, एम आई राइट एस्पिरेंट फॉर यूपीएससी? यार ये क्या क्वेश्चन है यार? मेरे मेरे भी 8 भी सीपीआई नहीं थी कॉलेज में। बेस्ट एस्पिरेंट हो तुम प्रिपरेशन के लिए श्रेया शुक्ला, इतना नहीं परेशान होता है। ये सारी चीज़ें कोई देखता ही नहीं है, किसी को एडवांटेज नहीं है इस एग्ज़ाम में। मुझे एडवांटेज क्या है? अगर मैंने इंजीनियरिंग किया है, मुझे लेट्स से एग्ज़ाम एडवांटेज है कि सीसेट का पेपर मेरा मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी ने ह्यूमैनिटीज़ किया, उसको लिखने की हैबिट अच्छी है। मुझे एक और एडवांटेज लेट्स से हो सकता है कि मैं थोड़ा प्लान अच्छा कर सकता हूँ, थोड़ा मैथमेटिकली प्लान कर सकता हूँ।
बट पीपल हु हैव ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, उनके उनके पास कुछ और एडवांटेज होगी, हो सकता है उन्होंने वो सब्जेक्ट ही पहले पढ़ रखा हो। तो इन जनरल किसी को एडवांटेज नहीं है इस एग्जाम में, अपने दिमाग को यूज करना, अच्छे से यूज करना, यू विल गो थ्रू। Please guide on governance and social justice section. I think yeah, these are topics which do not have enough content at one place. So I would suggest read the vision का value added material. उसका बुकलेट उठाओ, गवर्नेंस 20-30 पेज की बुकलेट है, मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड देन लीव दैट बुकलेट। हो गया, उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। उससे ज्यादा क्या करना है, उससे ज्यादा करना है इफ यू आर गिविंग टेस्ट ऑफ GS2, तो जब भी टेस्ट का मॉडल आंसर मिलेगा उससे रिवाइज कर लो। टेस्ट के मॉडल आंसर से रिवाइज कर लो। और रिवाइज करके मॉडल आंसर में अगर कोई एग्जांपल्स बढ़िया दिख रहे हैं या कोई बढ़िया कंटेंट दिख रहा है, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। बेस बनाना है विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल से, उसके बाद उसको वो इटरेटिवली रिवाइज करना है और ऐड करने हैं नोट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज शेयर योर इकोनॉमी सोर्सेज। इकोनॉमी सोर्सेज श्रीराम आईएएस की बुक पढ़ी थी यार मैंने शुरू में, और इन जनरल जहां जहां डाउट होता था वहां वहां वीडियोस देखते थे। मृणाल सर की वीडियोस यूट्यूब पे देख लिया, या फिर इन जनरल और वेबसाइट थोड़े थोड़े देखता था, अर्थपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया, इन सब पे कुछ कुछ एग्जांपल्स, कुछ कुछ डेफिनेशंस मिल जाते थे। और यार ऐसे ही प्रिपरेशन हुई थी मेरी इकोनॉमी, कोई ऐसा सोर्स तो नहीं है। मतलब श्रीराम आईएएस की बुक जस्ट फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग किया था, उसके बाद इंटरनेट और करंट अफेयर्स। आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम आती है, स्टार्ट कैसे करें? हाँ, प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज देयर इज एन इनर्शिया, और उस इनर्शिया को बीट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। इनर्शिया हर कुछ में आता है, देखो आंसर लिखने में इनर्शिया आएगा, टेस्ट लिखने में इनर्शिया आएगा, रिवाइज करने में इनर्शिया आएगा, हर कुछ में इनर्शिया आएगा इस एग्जाम में। इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप देखोगे, पहला मॉक इंटरव्यू देने में इनर्शिया आता है बहुत गंदा, कि पहला मॉक कब दे, लोग डिले करते जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे दिमाग का खेल होती हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि इस एग्जाम में फेल सभी करेंगे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जाम। किसका फेलियर किस स्टेज पे होता है यार? अगर मैं प्रैक्टिस मैच में फेल हो रहा हूँ तो वो फेलियर थोड़ी है। अगर कोई दूर से देख रहा है वो तो यही बोलेगा ना कि आप प्रैक्टिस मैच में फेल हो रही हो, आर नॉट फेलिंग इन द एक्चुअल मैच। तो प्रैक्टिस मैच में फेल होना जितना होना है, एक्चुअल मैच में फेल नहीं होना है। अगर कोई प्रैक्टिस मैच खेल ही नहीं रहा है या बच बच के खेल रहा है, वो एक्चुअल एग्जाम में फेल हो जाएगा, एक्चुअल मैच में फेल हो जाएगा। सो ट्राई टू इंश्योर कि आंसर राइटिंग अभी लिखो। अभी लिखोगे तो गंदा लिखोगे। आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ जिसका पहला आंसर बेस्ट हुआ है। So right now, write very terrible answers, but go through that phase because that phase will come. That phase comes with everyone. तो उस फेज से निकलना बहुत जरूरी है। एथिक्स के लिए क्या करें यार? आई विल शेयर ऑन माय ग्रुप एथिक्स की एक स्ट्रेटेजी। आई थिंक एथिक्स, एसे, एंथ्रो, इन तीनों की स्ट्रेटेजी आई विल शेयर ऑन माय ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे बता के आई विल मिस सम थिंग्स आल्सो। एथिक्स के लिए करना ही होता है कि थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद कीवर्ड्स प्रिपेयर करने होते हैं, कीवर्ड्स और वैल्यू एडेड कंटेंट। वैल्यू एडेड कंटेंट कैन इंक्लूड श्लोकास, वैल्यू कोट्स, श्लोकास, एग्जांपल्स, बुक्स, ऐसे ऐसे करके बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, इंडिया के पास्ट माइथोलॉजी की कुछ चीजें, ऐसे ऐसे करके 5-6 वैल्यू एडेड कंटेंट प्रिपेयर करना है। ये तो हो गया प्रिपरेशन का एस्पेक्ट। उसके बाद यूज कैसे करना है वो आ जाता है। आई थिंक यूज कैसे करना है वो आपको टेस्ट से ही आएगा, एंड यू हैव टू राइट टेस्ट फॉर दैट। शुड वी ज्वाइन मेंस टेस्ट सीरीज? डिपेंड्स। अगर आपको अभी मेंस लिखना है तब तो अभी ज्वाइन करना इज एडवाइजेबल, बिकॉज आपको 3 महीने मेंस लिखना है। इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग मेंस दिस ईयर, आई वुड सजेस्ट कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि ट्राई टू इंश्योर कि यू आर राइटिंग अ फ्यू टेस्ट बिफोर हैंड। साल खत्म होने होने तक 2-2 टेस्ट पर टॉपिक, सॉरी पर पेपर राइट, लिखना बहुत जरूरी है। I would suggest. Stuck in mains for long, how to go ahead? Already given 4 years, how to go ahead? Please address it. यार it depends। अगर जैसे मैंने भी 3-4 साल दिए हैं ना, बट मेरे साथ ये फायदा था कि आई वॉज राइटिंग मेन्स इन ऑल द years, तो आई वॉज नॉट विदाउट एनीथिंग फॉर लॉन्ग। हमेशा मेंस के 3 महीने बाद इंटरव्यू रहता था, इंटरव्यू नहीं रहता था। मेंस के 3-4 महीने बाद प्रीलिम्स आता था, फिर उसके बाद फिर मेंस इंटरव्यू, ऐसे करके तो बहुत टाइम तक कभी खाली नहीं था। आई वुड सजेस्ट अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, देन यू हैव क्लोज टू अ ईयर जहां पर आपके पास एग्जाम नहीं है। सो प्लीज गिव 2-3 बहुत अच्छे एग्जाम्स है और उनको दे देना चाहिए, और उनको दे के एक सर्विस लेके, और फिर दिमाग को बहुत मेंटल पीस मिलती है। सो एंड यू हैव सेड यू आर, कृति सिंह, यू आर स्टक इन मेंस फॉर लॉन्ग। ओके, सो आप भी मेरी जैसी साइकिल में हो। um सिट विद अ मेंटोर, सिट विद अ फ्रेंड, और देखो कि किस पेपर में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं या किस पेपर में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप शांति से बैठ के खुद सोचोगे तो यू विल रियलाइज कि आपका GS1 वीक है, 2 वीक है, 3-4 वीक है, या ऑप्शनल मार्क्स नहीं आ रहे, कहाँ मार्क्स नहीं आ रहे, यू विल रियलाइज। प्लीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन टाइम, राइट।
टेस्ट सीरीज बता दिया मैंने, अभी ज्वाइन कर लो तो इट्स बेस्ट, बट इवन इफ यू डू नॉट, अगर आपको नेक्स्ट ईयर लिखना है देन यू कैन ज्वाइन नेक्स्ट ईयर आल्सो, बट करना ही है तो अभी करके 2 टेस्ट लिखना इज एडवाइजेबल। सर हैव स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल यू ऑल गाइस कैन फाइंड हिम। अच्छा, किसी ने मेरे बारे में लिखा। आल्सो देयर आर सेवरल सीनियर्स आउट देयर टू गाइड यू वन। हाँ, आई हैव अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं शेयर करता हूँ इन सारी चीज़ों को। थैंक यू। लक्ष्मीकांत की फर्स्ट रीडिंग 21 दिन में हो गई, फिर मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू किया, फिर स्पेक्ट्रम हो गया, तो फिर ज्योग्राफी स्टार्ट किया, फिर इसके बाद न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया। तो लक्ष्मीकांत क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है दोस्त? यूपीएससी मोटिवेशन। अच्छा, ये लक्ष्मीकांत की 2-3-4 रीडिंग कब कौन से सब्जेक्ट के साथ मैनेज करनी है, सब्जेक्ट पूरे होने पर कितने टाइम बाद करनी है? रिवीजन एक वो होता है ना टर्म स्पेस रिवीजन, कि आपको पहली रिवीजन करनी है विद इन 10 दिन, उसके बाद आप 10 को 15 कर दो, 15 को 20 कर दो, 20 को 30 कर दो, 30 को 50 कर दो, वो चलेगा। बट फर्स्ट रिवीजन शुड बी वेरी क्विकली, बिकॉज चीजें भूलने लगती है। एंड प्लीज नो दैट कि ऐसा नहीं हुआ कि आप रिवाइज कर रहे हो और आपको सारी चीजें याद हो रही हैं, ये कभी नहीं होगा। थिंग इज, आपको जब भी लगेगा कि भूल रहा हूँ तो उसको पढ़ के बैठ के रिवाइज कर लो, ऐसा ही चलेगा। बहुत कोई रूटीन बना के रिवीजन पॉसिबल नहीं है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा अलग अलग सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सारी चीजों को। जो भी वीक पढ़ रहा है उसको रिवाइज करके यहाँ लाए, फिर ये वीक हो जाएगा इसको यहाँ लाए, ऐसे ऐसे करके बैलेंस करना है। सो ऐसा कोई रूल नहीं है यार। शशि योगेश्वरी सर, हाउ डू वी सेट अवर डेली टारगेट्स, हाउ मेनी टॉपिक्स, दैट इज डन। अप्रोच फॉर 2025 ब्रीफ टाइमलाइन। यार आई एम नॉट द राइट पर्सन टू सजेस्ट टाइमलाइन। 2025 में बहुत टाइम है। फिनिश योर बेसिक्स वेल, बिकॉज मार्क्स वहीं से आते हैं अंत में। हाउ टू डू करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है तो इट्स गुड इफ यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, बट अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं है देन मंथली कंपाइलेशंस विल आल्सो डू। और मंथली कंपाइलेशंस पढ़ने की भी हैबिट नहीं है तो हैबिट बनानी पड़ेगी। और न्यूज़पेपर की हैबिट इन जनरल आल्सो वर्क्स वेल, बिकॉज इस ईयर के प्रीलिम्स के बाद न्यूज़पेपर रीडिंग इज इम्पोर्टेंट आई थिंक। ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल, डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शनल। यार एंथ्रो के लिए आई शेयर समथिंग ऑन माय ग्रुप, एंथ्रो के लिए वीडियो भी बना दूंगा, ऐसे में डाइवर्ज हो जाएगा। डिटेल स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स। Prelims की strategy will change after this year, but still PYQs remain very very important, because PYQs से ही आपको confidence आएगा। And even this year also elimination नहीं कर पाओगे, I understand, but still there will be questions जो बिना elimination के नहीं होंगे solve। And all my friends who were doing well in test series are getting decent marks, so I would not say कि elimination is completely dead। अगर आप अपना common sense logic use कर रहे हो तो कुछ question आप उनमें से भी निकाल ही लोगे, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट वैल्यू एडेड मटेरियल, हाउ टू गेट वैल्यू एडेड मटेरियल। यार विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल की पीडीएफ बहुत अच्छी है, उसको एक बार देख लेना चाहिए। ओके, त्वरित यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, उसके बाद जो कुछ कुछ चीजें हैं, उनको बता के एंड देन आई विल कम स्टार्ट फ्रॉम दिस। यस, सो लेट्स स्टॉप एट दिस पॉइंट फॉर नाउ। त्वरित इज माय स्कूल का फ्रेंड बाय द वे, सो या। ऐसे की तैयारी कैसे की, ऐसे की तैयारी के लिए क्या करना होता है? देखो, ऐसे और एथिक्स के प्रिपरेशन गोज हैंड इन हैंड। व्हाई डू आई से दिस? बिकॉज ऐसे में भी यू आर गेटिंग फिलोसॉफिकल टॉपिक्स। 8 ऐसे आते हैं और उनमें से 2 चूज करने होते हैं। ऑल 8 टॉपिक्स वर फिलोसॉफिकल लास्ट ईयर, सो दिस ईयर ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। सो ट्राई टू इंश्योर कि ऐसे और एथिक्स की प्रिपरेशन को हैंड इन हैंड करें, और एथिक्स का कंटेंट ऐसे में यूज करें, ऐसे का कंटेंट एथिक्स में यूज करें। इससे फायदा ये होगा कि आपको कंटेंट कम पढ़ना है, बट यू आर एबल टू मिक्स इट अप एंड यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट इन द पेपर। फायदा क्या है कि ऐसे के पेपर में कैसे कंटेंट प्रिपेयर करना है। कोट्स आते हैं, ठीक है, कोट्स आते हैं, और कोट्स को आपको कैसे यूज करना है कि पेपर में आपको पहले देखना है इंटरप्रिटेशन कोड का क्लियर है या नहीं। अगर इंटरप्रिटेशन कोड का क्लियर है तो ही उस कोड को अटेम्प्ट करना है, और उस कोड को अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर इंटरप्रिटेशन क्लियर है उस कोड का, देन यू आर अटेम्प्टिंग दैट कोड। एंड इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग दैट कोड, यू हैव टू इंश्योर कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो उसको। यू आर नॉट राइटिंग वन डायमेंशनल आंसर। वन डायमेंशनल ऐसे लिखने से प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक टॉपिक में घुस जाते हो और बहुत सारी चीजें आप नहीं लिख पाते हो। दैट इज इम्पोर्टेंट। और जैसे इस ईयर एक कोट आया था, वन कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। इस कोट का एक्चुअली में देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस कोट। एग्जाम में एक ही पूछा था, आई न्यू द अदर पार्ट एज वेल। तो इसलिए मैंने इस कोट को अटेम्प्ट किया था, बिकॉज आई हैड द इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मुझे पता था। दैट्स व्हाई आई अटेम्प्टेड दिस कोट।
तो इन जनरल ट्राई टू इंश्योर कि इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम नहीं हो तो उसको अटेम्प्ट करना है। इंश्योर कि आप ऐसे की बॉडी कैसे लिख रहे हो, बॉडी में देयर हैज टू बी एन इंट्रोडक्शन, एंड में देयर हैज टू बी थोड़ा सा कंक्लूजन, थोड़ा सा प्री कंक्लूजन, उसके ऊपर थोड़ा वे फॉरवर्ड टाइप की चीजें, और जो बीच की बॉडी आई उसमें यू हैव टू राइट एज मेनी डायमेंशंस एज यू पॉसिबली कैन। अब डायमेंशंस कैसे लिखने हैं उसके लिए है 3 फ्रेमवर्क्स। फर्स्ट इज द वो स्पेकली वाला फ्रेमवर्क, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, लीगल, हिस्टोरिकल, ये ब्ला ब्ला ब्ला। इसको मैंने कैसे एक्सपैंड कर दिया था, इसको मैंने स्पेकली के बाद खुद से ऐड कर दिया था, साइंस, टेक्नोलॉजी, माइथोलॉजी, स्पोर्ट्स, मूवीज, ऐसे करके अपना एक निमोनिक बना लिया था। सो ऐसे के पेपर में आई ट्राई टू इंश्योर कि पीछे वाले पेज पे मैं देखता था कि इनमें से किन किन डायमेंशंस पे यह पॉइंट्स फॉर दिस ऐसे। और एक बार स्पेकली इधर से लिखता था और यहाँ पे डैश 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 देके किसके किस पे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। अगर सब पे एक एक एग्जाम्पल्स भी मेरे पास आ गए, सो आई हैव अ वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स टू राइट, और ये बहुत डाइवर्स लगेगा बिकॉज आई हैव एग्जाम्पल्स फ्रॉम ऑल द डायमेंशंस। तो एक स्पेकली वाला फ्रेमवर्क हो गया। देर आर सर्टेन ऐसे जो कि थोड़े इशू बेस्ड होते हैं, उनमें आई ट्राई टू राइट स्टेक होल्डर वाला फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल आई राइट फ्रॉम द स्टेक होल्डर ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, ट्राइबल, एल्डरली, different stakeholders that we can have. Third is the temporal framework. एक तो spatial framework है स्पेशली, temporal framework is past, present, future, या ancient, medieval, modern, ऐसे करके। इसमें फ्यूचर को ध्यान देना इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज हम प्रेजेंट पे रुक जाते हैं। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बनाओ, यही होता है डायमेंशन एक्सपैंड करना। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बनाओ, थोड़ा पास्ट में जाओ, थोड़ा प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट में भी अलग अलग एरियाज की बात करो। तो ऐसे की बॉडी ऐसे खुलती है। बट फर्स्ट इज टू इंश्योर कि इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम नहीं हो जैसे में। और ये हो गई बॉडी की बात। अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ऐसे को प्रिपेयर करने के लिए यू हैव टू इंश्योर कि आपके पास वैल्यू एडेड कंटेंट है। A large part of this value added content is same for essay as well as ethics. So ethics के quotes can be used in essay as well, essay के quotes can be used in ethics as well. But try to ensure कि भूल नहीं जाओ। essay का content ethics में use करना भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, वो हमें नहीं करना है। essay का value added material can include quotes, can include anecdotes, can include examples, सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स, हमारी लीडरशिप के एग्जाम्पल्स, पास्ट के एग्जाम्पल, फ्रीडम स्ट्रगल के एग्जाम्पल, ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू समथिंग। एक 2020 या 21 मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि क्या था, शिप डज नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर आउटसाइड इट, शिप सिंक्स बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू इट। इसका मैंने एक मैंने एनेक्डोट प्रिपेयर किया था इन जनरल, मीर जाफर ने जो बैटल ऑफ प्लासी में ट्रेचरी की थी उस पे। तो ये बहुत परफेक्टली फिट हो रहा था इस वाले ऐसे में कि पूरा बंगाल एम्पायर तब तक नहीं डूबा था जब तक, तब तक ब्रिटिश उनके अंदर नहीं आ पाए थे जब तक अंदर से किसी ने ट्रेचरी नहीं की थी। बट जैसे ही समवन अलाउड द वाटर टू कम इनसाइड, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट सुप्रीमेसी। तो इसका ऐसे मैंने इंट्रोड्यूस किया था एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। आई गॉट आई थिंक 125 इन दैट ऐसे, इन दैट ईयर्स ऐसे। सो ऐसे का प्रिपरेशन ऐसे ही करना है। नाउ GS1 to 3 4 थोड़ा डाइवर्स हो जाता है। GS1 इज प्रीटी मच स्टैटिक। I'll give you the syllabus. Wait a second. GS1 में सिलेबस बोलता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। अब देखो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में क्या क्या है, एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न, ठीक है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ गया, ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया। देन यू हैव जियोग्राफी, इंडिया का भी वर्ल्ड का भी। देन यू हैव सोसाइटी, सोसाइटी कैन इंक्लूड हमारी इंडियन सोसाइटी, वुमेन्स इश्यूज, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, सोशल एम्पावरमेंट इज ऑल्सो a topic, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं हमारे CS1 के सिलेबस में। अगर आप इसको देखोगे तो मोस्टली मोस्टली दिस इज स्टैटिक। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? सो स्टैटिक की प्रिपरेशन करने के लिए योर प्रीलिम्स नॉलेज विल आल्सो सफाइज, और प्रीलिम्स नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के क्वेश्चंस में प्रीलिम्स का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज वहीं से सवाल आते हैं। पीपल आर राइटिंग क्वेश्चंस आल्सो, आई कवर ऑल द क्वेश्चंस, डोंट वरी, ठीक है। तो GS1 के में आपको कैसे प्रिपेयर करना है यार? GS1 में आपको जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वो कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। हिस्ट्री के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी। नया सोसाइटी है उसको अलग से प्रिपेयर करना है। बट इवन फॉर एग्जांपल आई हैड एंथ्रोपोलॉजी एज माय ऑप्शनल, तो सोशियोलॉजी वाला पार्ट कवर हो गया था, सोशल इश्यूज वाला। हिस्ट्री और हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए आई वुड से कि प्रीलिम्स के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। एंड उसमें यही ऐड करना है कि प्रीलिम्स के नोट्स बहुत कीवर्ड सेंट्रिक होंगे। उसमें ट्राई टू इंश्योर कि आपको लिखना कैसे है उसको देखना है। उसके लिए सेलेक्टेड लोगों की कॉपीज देखो उनके टेलीग्राम चैनल से, और इन जनरल यही सेलेक्टेड लोगों की कॉपीज देखो और कुछ आंसर्स लिखो।
इससे करने से you'll know कि आपके पास जो वैल्यू एडेड कंटेंट है, आपके पास जो कीवर्ड्स हैं प्रीलिम्स के, उनको यूज कैसे करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। और थोड़ा प्रेजेंटेशन वाला एस्पेक्ट देखना जरूरी होता है, बिकॉज जियोग्राफी में यू हैव टू ड्रॉ लॉट्स ऑफ डायग्राम्स। हिस्ट्री ऑल्सो यू कैन ड्रॉ वो एरो वाला टाइमलाइन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी ड्रॉन। यहाँ पे दो छोटे टॉपिक्स होते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। पीपल इग्नोर दैट एज वेल, बट कर लेना एडवाइजेबल है। आई डिड नॉट डू वर्ल्ड हिस्ट्री वेल, और आई वुड नॉट सजेस्ट दैट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर एक दो क्वेश्चंस फंस गए तो यू विल बी डूम्ड। और यूपीएससी ने कभी नहीं बोला है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे या एक ही पूछेंगे। दे कैन ऑल्सो आस्क 4 क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, कोई नहीं रोक सकता उनको। सो प्रिपेयर इट वेल, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, सबको थोड़ा बड़ा प्रिपेयर करके ही जाना है। जीएस 1 की प्रिपरेशन ऐसे चलेगी। देन वी हैव जीएस 2। जीएस 2 एंड 3 का एक साथ बोलूंगा, बिकॉज जीएस 2 3 बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड होते हैं। सो एक बार आपके पास करंट की नॉलेज, आपके पास स्टैटिक की नॉलेज हो गई कि हमारे पार्लियामेंट में आर्टिकल कौन से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा होता है। एक बार जो बेसिक करंट की स्टैटिक वाली नॉलेज हो गई है हमारे जीएस 2 की, उसके बाद इसको करंट से हमें री करते रहना है थ्रू आउट दीज नेक्स्ट 3 मंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेन्स लिखना है सितंबर में, सो अगले 3 महीने करंट का टच नहीं छोड़ना जीएस 2 3 से। उसके लिए सिलेबस देखो, देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं 2 3 में, और जो भी न्यूज़पेपर या किसी कंपाइलेशन में आपको उससे रेलेवेंट टॉपिक मिल रहा है, तो उसको आपको देख लेना, उसको आपको नोट्स में ऐड करने हैं, और इंश्योर करना है कि वो आपको पता रहे, नोट्स में इंटीग्रेटेड हो जाए, बिकॉज वही सब क्वेश्चंस आते हैं यार। अगर फॉर एग्जांपल जीएस 2 में आईआर की बात करूं, सो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चंस आर मोस्टली जो करंट में चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर पूछेगा ही पूछेगा, चाइना इंडिया पूछना ही है, चाइना पे क्वेश्चन आना ही आना है। एक इंटरनेशनल बॉडी आएगी, क्वाड आएगा, ऑकस आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा। सो इन जनरल जो करंट में चल रहा है उसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है आईआर के लिए, इन जनरल जीएस 2 के लिए भी। ना जीएस 2 का सिलेबस क्या बोलता है दोस्त? गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, आईआर, 5 चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। दिस इज प्रीटी मच योर लक्ष्मीकांत का स्टफ, बट लक्ष्मीकांत का स्टफ इज स्टैटिक, राइट? एंड जीएस 2 इज वेरी करंट ओरिएंटेड। सो आपको यहाँ से मेन 365 या फिर कोई भी कंपाइलेशन से करंट का टच नहीं छोड़ना है, एंड करंट के टॉपिक्स, करंट के इश्यूज, ये सब पता रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में। और इन जनरल जीएस 2 3 में अगर आपने वैल्यू एडिशन नहीं किया है, तो आपके आंसर्स बहुत ब्लैंड, बहुत बेसिक से लगेंगे। वैल्यू एडिशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के टॉपिक्स में वैल्यू एडिशन कैन बी सुप्रीम कोर्ट केसेस, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें, कमिटीज, कमीशन, ये सारी चीजें। एंड इन जनरल उसके लिए भी गवर्नेंस के टॉपिक्स के लिए यार थोड़ा सा वो होता है, गवर्नेंस में वी डू नॉट हैव इनफ कंटेंट। आई विल कवर ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, जस्ट ये मैं जीएस 1 2 3 4 करके एंड देन आई विल कम टू योर क्वेश्चंस। हाँ, तो गवर्नेंस के टॉपिक्स के लिए विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। पॉइंट यही है, बिकॉज हम छोड़ देते हैं बहुत सारे टॉपिक्स। विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल में एवरीथिंग इज कवर्ड, कवर इट फ्रॉम देयर। जीएस 2 3 भी वही चलता है। 3 में भी आपको वैल्यू एडिशन चाहिए, बेसिक इकोनॉमी के टर्म्स क्या होते हैं ये सारे पता होने चाहिए, इन्वायरमेंट के टर्म्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। उसके बाद करंट पे आ जाना है कि हमारे क्लाइमेट के गोल्स क्या हैं, COP 26 में क्या हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, ये सारे करंट से ही आएंगे। तो जीएस 2 3 की प्रिपरेशन करंट ओरिएंटेड है, वो लगातार चलेगी। उसमें ऐसा नहीं कि एक बार हमने कर लिया और छोड़ दिया, उसके बाद प्रिपेयर नहीं करेंगे, जीएस 2 इज कंप्लीट, ऐसा नहीं है, वो करंट से ही चलेगी। जीएस 4 एथिक्स का आई शेयर ऑन माई ग्रुप। जैसे मैंने शुरू में बताया था, एथिक्स में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, वैल्यू एडिशन प्रिपेयर करना है, और उसके बाद यूज करने आना चाहिए। यूज करने के लिए यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ टेस्ट, 5 6 टेस्ट शुड सफाइस इन टोटलिटी। अभी 2 लिख दो, मैं बोलूंगा अगर जिसको अभी नहीं लिखना है वो 2 टेस्ट अभी लिख सकता है, उसके बाद बाकी 4 प्रीलिम्स के बाद लिखना। सो इन जनरल जीएस 1 2 3 4 ऐसे की ये बात हो गई। ऑप्शनल इज एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे एंथ्रो की बात करना वुड नॉट बी एडवाइजेबल, बिकॉज बहुत सारे लोग एंथ्रो के नहीं है। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट एंथ्रो में आई गॉट डिसेंट मार्क्स दिस ईयर, स्पेशली पेपर 2 में मुझे 157 मार्क्स आए हैं। तो आई थिंक कि आंसर में आई विल टेल यू गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। पेपर 1 में आई हैड 131, पेपर 2 में आई हैड 157, 288 मार्क्स थे मेरे आंसर में। एंड फर्स्ट मेंस में एक और चीज मैं बोलूंगा कि मैंने फाउंडेशन कोचिंग नहीं किया है, बोथ फॉर जीएस एज वेल एज ऑप्शनल। तो फर्स्ट ऑप्शनल का जो मेंस लिखा था मैंने, उसमें आई गॉट 198, 198 या 201, आई डोंट रिमेम्बर। तो वहां से ऑलमोस्ट 90 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है 2 मेंस में। सो सेल्फ स्टडी से ही हुआ मोस्टली। सो आई टेल यू गाइस हाउ टू डू इट और हाउ आई डिड इट, हाउ टू डू इट तो अच्छी ना। ओके, सो GS 2 3 4 ये हो गया आंसर की बात। ये हो गई। इंटरव्यू में भी यही होता है, इंटरव्यू में यू हैव अ डैफ जो कि यूपीएससी फिल करने को देती है।
डाफ में क्वेश्चंस होते हैं आपका नाम, आपके होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट और फादर का नाम, मदर का नाम, आपकी हॉबीज क्या है, आपने क्या पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड की है कॉलेज में, स्कूल में, ऐसे करके यूपीएससी कुछ चीजें आपसे मांगती है जिन चीजों पे दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो उस टॉपिक पे ना पूछे, है ना। तो इन जनरल डैफ सर्व्स एज अ लाइट हाउस जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए डैफ को प्रिपेयर अच्छे से करना चाहिए। इंटरव्यू के लिए भी प्रोसेस वही है कि डैफ प्रिपेयर करो अच्छे से, पहले डैफ फिल करो अच्छे से, कोई ऐसी चीज ना फिल करो जो कि आपको आपने नहीं किया या फिर आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, बिकॉज फिर मेंटली वो हो जाता है, डैफ फिल करने के बाद चेंज नहीं कर सकते उसको, और फिर बहुत मेंटली स्ट्रेस होता है कि ये मैंने क्यों फिल किया। सो प्रिपेयर योर डैफ वेल, गिव मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट दो, उसके रिव्यूज को आके थोड़ा-सा वो करो, देखो कि मुझे मेरे ड्राफ्ट में कोई टॉपिक वीक तो नहीं रह गया। अगर ड्राफ्ट में कोई टॉपिक वीक है, उसको सही करेंगे। अगर सॉफ्ट स्किल में कोई पार्ट वीक है, जैसे अगर मैं बहुत एरोगेंट दिख रहा हूँ या मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसको सही करेंगे, फिर अगला मॉक देंगे। ऐसे इटरेटिव प्रोसेस चलेगा इंटरव्यू में भी, दैट इज़ देयर। ये है पूरे 4 स्टेजेस का की कहानी। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम त्वरित का कमेंट। हाँ, त्वरित, हाउ कैन यू सॉरी, कैन यू प्रोवाइड सम गाइडेंस ऑन एथिक्स इन एंथ्रो? आई हैव आल्सो सेंट एन ईमेल बट ओके। अम, एथिक्स और एंथ्रो के लिए जैसे मैंने बोला था यार कि एथिक्स के लिए प्रॉब्लम वही है ना कि इन सब का बताना पड़ेगा 20-25 मिनट, तो अभी इस वीडियो में बताना वुड नॉट बी एडवाइजेबल, बिकॉज़ सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। एथिक्स के मेरे नोट्स हैं वो भी मैं शेयर कर दूँगा। आई थिंक मुझे फर्स्ट मेंस में यार एथिक्स में 77 मार्क्स आए थे, बिकॉज़ मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। आई थॉट कि एथिक्स का आंसर जनरलिस्ट लिख दूँगा। बट ऐसे नहीं चलेगा। आई थिंक एथिक्स में कीवर्ड्स हैव टू बी यूज्ड, और कीवर्ड्स हैव टू बी यूज्ड वेल, इंटीग्रेटेड वेल, जो कि ऐसा ना लगे कि आप फोर्सफुली यूज़ कर रहे हो कीवर्ड्स को या एथिक्स के टर्म्स को। उनको इंटीग्रेट करके लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स व्हाई राइटिंग आंसर्स बिकम्स इम्पोर्टेंट। आई थिंक एथिक्स में 20-25 दिनों की प्रिपरेशन बहुत होती है फॉर कलेक्टिंग दीज़ थिंग्स, उसके बाद 5-6 टेस्ट लिख दो, एथिक्स की प्रिपरेशन हो जाती है। सो आई विल शेयर अ वीडियो, डोंट वरी अबाउट इट। एंथ्रोपोलॉजी में भी एंथ्रोपोलॉजी में यार सारे टॉपिक्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, सारे टॉपिक्स के नोट्स होने चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि हम स्पेशली इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, वी लूज़ वी डू नॉट प्रिपेयर सम टॉपिक्स और बाकी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। अगर क्वेश्चंस, बिकॉज़ एंथ्रो में वी हैव टू सेलेक्ट क्वेश्चंस, राइट? 8 में से 5 क्वेश्चंस चुनने होते हैं। इन फैक्ट इन एवरी ऑप्शन वी हैव टू डू दिस थिंग। बट एंथ्रोपोलॉजी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स, and in general you should choose questions which जहाँ पे आपके पास value addition content है sufficient, and you are able to write well, you have some new case studies for this topic. Case studies, there are some case studies which everyone uses, तो उन पे वो differential marks नहीं मिलेगा। differential marks तभी मिलेगा जब आप कुछ नए, कुछ novel, कुछ new case studies डाल रहे हो, और new case studies डालने के लिए थोड़ी सी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। I'll share how to prepare new case studies। बहुत आसान प्रोसेस है यार, वो रिसर्च गेट की कोई पीडीएफ ले लो, मतलब सर्च करो कोई भी रिसर्च डॉक्यूमेंट से, ऑथर का नाम और एब्स्ट्रैक्ट से 4 लाइन्स कलेक्ट करो, दैट इज़ योर केस स्टडी। वो कोई और यूज़ नहीं कर रहा है। ऐसे नए केस स्टडीज़ प्रिपेयर करना और यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, कृति सिंह हो गया। 1 सेकंड। Ashish, I am making mains notes and unable to understand how many dimensions to cover and what depth of topic should be covered. A very, very good question. Unfortunately, ये बहुत one step solution नहीं है। या डिसीजन फटीग में नहीं आना है कि डिसाइड कर रहे हैं उसकी वजह से लिख नहीं रहे आंसर्स। आप आंसर्स लिखो, फिर उस पे रिव्यूज मिलेंगे, उससे सही होगा, रादर देन ये नहीं हो कि मैं किसी से पूछता हूँ और वो मुझे कुछ वो परफेक्ट वो बताएगा, ट्रिक बताएगा और उससे सारे आंसर्स अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। राइट अ फ्यू आंसर्स, आपको पता लगेगा कोई डायमेंशन छूट रहा है या फिर कोई डायमेंशन लिख ही नहीं रहा हूँ, या एक टॉपिक में डेप्थ में घुस जा रहा हूँ, ब्रेड्थ कवर नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट लिख-लिख कर ही पता लगेंगी। मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस ये बता सकता हूँ कि मेंस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, बट अगर आप क्वेश्चन की डिमांड पे स्टिक करके नहीं लिख रहे हो, तो फिर आपके आंसर से बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। इवन इफ यू आर राइटिंग वेरी, वेरी गुड आंसर्स, बहुत नॉलेज आपने शो ऑफ कर लिया, बट इफ यू आर नॉट एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ट्राई टू इंश्योर कि जो क्वेश्चन पूछा एटलीस्ट वो डायमेंशंस तो कवर करने हैं अच्छे से।
और मेंस नोट्स बनाने में ट्राई टू इंश्योर कि पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, वे फॉरवर्ड, रिकमेंडेशंस, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ों पे यू शुड हैव नोट्स। और सब पे 1-1, 2-2, 3-3 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर कोई एरिया खाली है, तो आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एसएचजी की प्रॉब्लम्स ही नहीं है आपके नोट्स में, तो आपका नोट्स सफिशिएंट नहीं है, तो आपके नोट्स में बहुत बड़ा गैप है ना? तो ट्राई टू एंश्योर कि ये सारे टॉपिक्स के नोट्स तो हों हमारे पास। एक पर्टिकुलर टॉपिक में ये सारी चीज़ों के नोट्स तो हों हमारे पास। दैट्स हाउ यू डू इट। Shams, sir, on Telegram you have put short video on solving prelims tests and making notes. How many tests you give and what pace you give and how you plan prelims tests. Okay. यार प्रीलिम्स का प्रिपरेशन मैं 3 महीने पहले शुरू करता था, 2 से 3 महीने पहले। आई थिंक अगर अभी मैं अभी देता तो 4 महीने पहले शुरू करता, 4 साढ़े 4 महीने पहले। एंड अगर आपका पहला मेंस है तो आई वुड सजेस्ट 5 साढ़े 5 6 महीने पहले शुरू कर लो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। करना क्या है, टेस्ट देना है, उसके सॉल्यूशन से नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को रिवाइज करना है। फ्रीक्वेंसी मेरी कुछ ऐसी थी कि मैंने फोरम का एसएफजी ज्वाइन किया था। वो तो डेली टेस्ट होता था 50 क्वेश्चन का, 5 वीकडेज में। तो 50 क्वेश्चन के टेस्ट मैं लिखता था, उनको एनालाइज करता था, नोट्स बनाता था, उसको रिवाइज करता था। ये मेरा था एसएफजी रिवाइज करने का तरीका। और फ्रीक्वेंसी यार यही थी कि आखिरी 2 महीने में मैंने ये इंश्योर किया था कि हर दिन मैं 50 क्वेश्चन तो कर ही रहा हूँ। मैं दोस्तों को भी बोलता हूँ कि हर दिन यू शुड सॉल्व 50 क्वेश्चंस, एनालाइज 50 क्वेश्चंस, मेक नोट्स ऑफ दोज़ 50 क्वेश्चंस। ये आखिरी 2 महीने में करना ही करना है। उसके पहले वाले महीनों में आप हर 2 दिन में 50 क्वेश्चन कर सकते हो या वीक में 3 टेस्ट टाइप का कर सकते हो, जो भी करो, बट आखिरी 2 महीने बहुत रिगोरस करनी है। आखिरी 1 महीने में तो इनफैक्ट मैं बोलूँगा हर दिन 100 क्वेश्चन भी कर सकते हो, बारिंग द लास्ट 10 डेज़, 10-15 डेज़, ठीक है? कैन यू ओके. Can you please talk about prelims 2023 forecast about pre 2024? I'm very sorry, I have to see the prelims का question. मुझे खुद हिम्मत नहीं हुई यार prelims 23 का question देखने की. Uh, I will do that. Prelims में I think I have a strong suit. Strong थोड़ा मैं मानता हूँ because मैंने तीनों prelims जो किए हैं 20, 21, 22 के तीनों में almost I cleared forest का कट ऑफ as well. 2 में तो किया था और एक में I think एक से कम मार्क्स से फॉरेस्ट का कट ऑफ नहीं हुआ था। सो आई थिंक आई कैन हेल्प इन प्रीलिम्स, बट प्रीलिम्स का टाइम तो आने दो। वही प्रॉब्लम होती है ना कि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो हम प्रीलिम्स का नहीं पढ़ेंगे ना, अभी तो मेंस का ही पढ़ेंगे बिकॉज एग्जाम की टाइमलाइन से हमें चलना है, हमें अपना टाइमलाइन खुद नहीं बनाना है। सो अभी तो मेंस का पढ़ना है, जनवरी से विल डू प्रीलिम्स एंड आई एम विथ यू। आई इंश्योर कि प्रीलिम्स अच्छे से हम करें, मेंस भी अच्छे से करें, बट प्रीलिम्स एज वेल। मोहम्मद जाहिद, अकेलापन फील होता है, दैट इज ट्रू। लोनलीनेस तो है, बट फ्रेंड्स और 2-3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, इनको अगर आप एलियनेट करने लगे तो प्रॉब्लम आती है। ये एग्जाम सोलो ही जीतना है यार, प्रॉब्लम वही है। और ग्रे एरिया में ही लाई करना है हमें, ये नहीं इंश्योर करना है कि बिल्कुल ही अकेला किसी से बात नहीं कर रहे और बिल्कुल ही सोशलाइज कर रहे हैं। सो अपने डिस्क्रिप्शन पे फाइंड कि 2-3 लोग जिनकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच होती है एंड योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहो, उनसे दूर ना रहो। Which coaching you joined? फाउंडेशन के लिए आई डिड नॉट जॉइन एनी कोचिंग एट ऑल। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है मैंने। टेस्ट सीरीज तो सभी करते हैं, तो उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है मेरी। सर आई हैव कंप्लीटेड माय ओपन ग्रेजुएशन, आई एम एलिजिबल फॉर यूपीएससी एग्जाम। नोटिफिकेशन पढ़ो यार, अगस्त में यू शुड बी 21 ईयर्स ऑफ एज, तो एक बार नोटिफिकेशन देख लेना। टाइम टू जॉइन मेंस टेस्ट सीरीज किया है मैंने। डेली आंसर राइटिंग यार मैं नहीं करता था, तो आई कैन नॉट सजेस्ट। Backup plan, yes. If you have given 2-3 serious attempts, then you should give 1-2 other exams as well. यार ये सब डिपेंड करता है कि आप अगर आपको डीप इनसाइड पता है कि आप मेंस लिख रहे हो और आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो आप बिना बैकअप के भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हो, देन इट इज नॉट एडवाइजेबल एंड इट इज नॉट फीजिबल आल्सो टू वेट 1 entire year 2 घंटे का पेपर देने के लिए। सो उस केस में यू शुड गिव वन अदर एग्जाम एंड क्लियर इट। अगर मेरा किसी अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं होता, तो मैं किसी और एग्जाम को देता और कोई और सर्विस लेके बैकअप, सॉर्ट ऑफ बैकअप लेके तो करता प्रिपेयर। बट बिकॉज आई वाज राइटिंग मेंस, मैंने ये नहीं किया। अप्रोच फॉर 25 आई डोंट नो, बिकॉज 25 का कोई मेंटोर अच्छे से बताएगा। बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स, यार ऐसा कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, मैंने एसएफजी ज्वाइन किया था फोरम का, तो यही है। कोचिंग इज नेसेसरी और नॉट? इट इज डेफिनेटली नॉट नेसेसरी। आई थिंक नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कोचिंग डिसइल्यूशन करता है, बट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। जैसे मैं क्लासरूम कोचिंग नहीं कर सकता था, मुझे पता था। फाउंडेशन मैं नहीं कर सकता था, बिकॉज़ बैठने की इतनी हैबिट नहीं है और मुझे ये लगता था कि यार इंटरनेट है मेरे पास, अपना दिमाग है मेरे पास, तो मैं खुद से क्यों नहीं इसको पढ़ लूँ?
बट बिल्कुल ही आप शुरू कर रहे हो और बिल्कुल ही बैकग्राउंड आपका डिफरेंट है, देन यू कैन डू द फाउंडेशन वाला कोचिंग। उससे प्रॉब्लम ये फायदा ये होता है, सॉरी, फायदा ये होता है कि लेट्स से टॉपिक्स लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, उनके भी नोट्स आपके प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, जो कि मैंने नहीं किया था, मुझे थर्ड मेंस में आके मैंने प्रिपेयर किया, वो आपके शुरू में ही प्रिपेयर हो जाएंगे, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। सो दैट्स वाई कोचिंग एक थोड़ा रास्ते पे रखता है, इसलिए एडवाइजेबल बोलते हैं। What is your option? Anthropology is my option. How many hours you devoted for self study? नहीं, how many hours did you devote for study? आवर्स तो कोई ऐसा नहीं था क्राइटेरिया यार, बट एग्जाम आने वाला होता था तो आई इंश्योर कि पढ़ाई के अलावा मेरा टाइम कहीं और फालतू में वेस्ट ना हो। टाइम आपको ध्यान रखना है, अगर आप टाइम को ट्रैक करोगे तो टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट कहीं होगा नहीं, और इवेंचुअली आपका स्टडी आवर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई ऐसा कोई रिजिड टाइम का वो लेके नहीं रखना। हाउ टू मैनेज टाइम एंड व्हाट वाज योर डेली शेड्यूल? हाउ टू मैनेज टाइम का फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको इंश्योर करना है कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, वो आपको पता हो। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं चलता टाइम जा कहाँ रहा है। आधे घंटे यूट्यूब देखने के बजाय हम 2 घंटे यूट्यूब देख लेते हैं, और पता नहीं लगेगा कभी भी। इसलिए स्टॉप वॉच रखो, घड़ी रखो, और देखो कि टाइम जा कहाँ पे रहा है। इंश्योर कि नॉन स्टडी आवर्स शुड बी मिनिमाइज्ड एंड स्टडी आवर्स शुड बी मैक्सिमाइज्ड। हाँ, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, सेल्फ स्टडी प्लान कैसे करना है, तो जैसे वही मैंने बोला कि 2-3 वो है ना कि गोल्डन आवर यूज़ करेंगे अपन। गोल्डन आवर यूज़ करने के बाद बॉक्स स्टडी एक टर्म होता है कि लेट्स से आपको 12 बजे कहीं लंच करना है और 8 बज रहे हैं। तो आपको पता है कि 8 से 12 एक बॉक्स बॉक्स है मेरे पास। इधर का बॉक्स बंद है क्योंकि लंच करना ही करना है, और इधर का बॉक्स खुला है। इधर का बॉक्स भी बंद है बिकॉज़ मैं 8 बजे लेट्स से मैं टेबल पे बैठा हूँ। तो वो 4 घंटे की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और उन 4 घंटे को भी डिवाइड करना है पोमोडोरो वाली टेक्नीक से, यू कैन डू कि आधे घंटे पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक लिया, आधे घंटे पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक लिया। बट ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल है, बहुत रिजिड करके नहीं रखनी है। और थोड़ी वैरायटी लानी चाहिए प्रिपरेशन में कि पूरे दिन ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत खोल के बैठा हूँ। तो लक्ष्मीकांत 4 घंटे पढ़ने के बाद 5वें घंटे से कुछ समझ नहीं आएगा वो। So try to ensure थोड़ी वैरायटी लाएँ प्रिपरेशन में, थोड़ी वैरायटी लाएँ इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर स्टडीइंग एंड हाउ वी आर स्टडीइंग। आई थिंक बैलेंस ऑफ ऑफलाइन एज़ वेल एज़ ऑनलाइन प्रिपरेशन होनी चाहिए। थोड़ा इंटरनेट यूज़ करो, थोड़ा ये यूज़ करो, ऐसे-ऐसे करके। ऑप्शनल हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए क्या प्रेफ़र किया, तो ये भी हो गया। इज़ इट गुड टू टेक मेंटरशिप प्रोग्राम? गुड, बैड, ये सारी चीज़ें पर्सनल है यार। मेरा एज़ सच कोई मेंटर नहीं है इस प्रिपरेशन में। इंटरनेट है मेरा मेंटर, तो मतलब खुद से चूज़ कर सकते हो। अगर बिल्कुल ही क्लूलेस लग रहा है क्या प्रिपेयर करना है, देन यू कैन डू। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इम्पोर्टेंट है, यूट्यूब डेली वीडियो करंट अफेयर्स पढ़ने से होगा? हो तो यार खुद से भी जाएगा, हो बिना कुछ किए भी जाएगा। दैट इज़ वेरी दैट इज़ द फैक्ट। थिंग इज़ आप यूज़ कैसे कर रहे हो उस चीज़ को? आपको मैं न्यूज़पेपर आपके दिमाग में डाल दूँगा तो भी इट्स पॉसिबल कि आप उसको इंटरनलाइज़ ना कर पाओ और मार्क्स नहीं आएँगे। और अगर कोई इंसान किसी से सुन के भी वो उस चीज़ को यूज़ करेगा और अच्छे से कर लेगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो भी कर रहे हो उसको अच्छे से करो और उसको इंटरनलाइज़ कर रहे हो दिमाग में, और उसको यूज़ करने आना चाहिए। बात ये है कि हमें प्रिपरेशन में पता बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट यूज़ करने नहीं आता। और एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट एबल टू यूज़ इट, आपके मार्क्स नहीं आएँगे, और मार्क्स नहीं आएँगे तो इट एसेंशियली इज़ वर्थलेस, बिकॉज़ आपने इतनी चीज़ें पढ़ी और यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो क्या पॉइंट है? सीइंग दिस ईयर्स प्रीलिम्स, आई वुड एडवाइस कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ न्यूज़पेपर पढ़ने से हैबिट आएगी थोड़ी पढ़ने की, और प्रीलिम्स में हेल्प होगा आई थिंक, बिकॉज़ ऑल द ईयर थ्रू आउट आप अगर कुछ पढ़ रहे हो, तो उससे चीज़ें फँसेंगी और आपको फ़ायदा होगा। विज़न, वैल्यू एडेड मटीरियल, देन एआरसी। एआरसी तो ऐसे भी रिक्वायर्ड नहीं है यार। एक एआरसी रिपोर्ट आई थिंक है, एथिक्स इन गवर्नेंस या कुछ तो करके, वो देख लेना चाहिए, बिकॉज़ एथिक्स का ओवरलैप है उसपे बहुत ज़्यादा। आई थिंक एथिक्स और जीएस2 का भी बहुत गवर्नेंस वाले पोर्शन का ओवरलैप है। सेम टॉपिक्स दोनों पेपर्स में है। सो थोड़ी मेहनत उसमें कर लेनी चाहिए। एआरसी रिपोर्ट एक बार एथिक्स वाली देख लेनी चाहिए। बाकी दृष्टि की वेबसाइट पे उनका वो है, समरी है, वो देख लो अगर इच्छा है तो। एआरसी रिपोर्ट वर्बेटिम पढ़ना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इंग्लिश वीक है तो मेन यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे करें? 2 ऑप्शन है, या तो आप मीडियम हिंदी पढ़ सकते हो, या फिर इंग्लिश में भी यार बहुत बढ़िया इंग्लिश लिखने में मार्क्स कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप अपनी बात समझा पा रहे हो। उससे ज़्यादा कोई नहीं पूछता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आप कैसा बोलते हो, कैसा लिखते हो। इंटरव्यू में तो आप यू कैन ऑलवेज़ चूज़ हिंदी एज़ योर मीडियम। मेंस में भी यू कैन डू इट, बट आई वुड से कि बेसिक ही लिखना है यार, बहुत बेयर मिनिमम लिखना होता है। बहुत
कि बस समझ में आ जाए सामने वाले को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ डू शेयर डिटेल स्ट्रैटेजी फॉर एंथ्रो, हाउ यू मेड योर नोट्स, हाउ आई मेड नोट्स। ठीक है, एंथ्रो का आई एंथ्रो, एथिक्स, एसे, इन तीनों को आई शेयर डिटेल वीडियो। ऐसे बताने पे मिस जाएँगी चीज़ें। डेटा शीट कैसे बनाई थी और उसको कैसे यूज़ किया था? डेटा शीट मैंने पहले दूसरे मेंस के लिए बनाई थी, बट इन में मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि कोचिंग वाले अच्छा काम कर रहे हैं मेरे से, तो मैं क्यों बनाऊँ उसको? तो मैंने ये किया था यार कि ओनली आईएएस या किसी की तो बुकलेट आती है, शून्या की भी बुकलेट आती है, शून्य आईएएस की। उससे मैंने डेटा खुद ही कलेक्ट कर लिया था और उसको अपने नोट्स में ऐड कर लिया था, जहाँ-जहाँ पे मेरे नोट्स हैं उस टॉपिक के, और उससे कोशिश किया था कि यूज़ करना। प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत ज़्यादा डेटा है और उन सारा डेटा यूज़ हम कर भी नहीं सकते हैं, और अगर एजुकेशन पे लेट्स से मैंने 3 डिफरेंट डेटा याद कर लिया, तो इट्स गारंटीड कि मैं एक भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो इट्स वेरी इंपोर्टेंट कि एक डेटा याद करूँगा और उसको ही याद करूँगा, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करूँगा। तो ये फोमो मिटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को लिमिटेड रखना है और उनको याद करके यूज़ करना है। बिकॉज़ हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, फिर लगता है कि इतना याद किया, कुछ हो नहीं पा रहा। एक डेटा याद करो एजुकेशन पे, एक डेटा याद करो हेल्थ पे, एक डेटा याद करो किसी और भी चीज़ पे, ठीक है ना? और उसको उसको यूज़ करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू यूज़ इट। कोई नहीं पूछ रहा है कि आपको याद कितना है। लोग बस आपकी कॉपी देखेंगे। आपने कोचिंग कहाँ से लिया था यार? ये तो बता दिया कि टेस्ट सीरीज़ ही लिया था। Is it good to take prelims mentorship program? Good, bad, again personal decision. I do not have anything to say. Prelims की प्रिपरेशन आई बिलीव खुद से हो सकती है, बहुत अच्छे से हो सकती है। पीवाईक्यू सामने रखो और पेपर्स लेके बैठो और नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। ये 4-5 चीज़ें करनी है प्रीलिम्स के लिए। आपके टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? ओके, मैं टेलीग्राम चैनल का नाम शेयर कर देता हूँ। एनीवेज़, आई विल शेयर इट, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उत्कर्ष शेड्यूल सर्च करोगे तो ही मिल जाएगा। आफ्टर राइटिंग टेस्ट, हाउ बाय whom वी कैन इवैल्यूएट योर टेस्ट आवर टेस्ट? एक तो ये कर सकते हैं कि 2-3 लोग ग्रुप है तो इवैल्यूएट एक दूसरे से देख-देख के करा सकते हैं, या कोई टेस्ट सीरीज़ अगर जॉइन किया उनके इवैल्यूएशन भी देख सकते हैं। बट हमारा खुद का वो होना चाहिए यार, हमारा खुद का डिस्क्रिप्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं। हमारे आंसर्स खुद ही इम्प्रूव होंगे, कोई और नहीं करा सकता है। मॉडल आंसर देखो, जिन लोगों ने और उस टेस्ट को लिखा उनकी कॉपीज़ देखो और देखो कि वो नया क्या कर रहे हैं टेस्ट में, ये इम्पोर्टेंट है, रादर दैन कि सामने वाला फीडबैक क्या दे रहा है। बिकॉज़ आई एम प्रीटी श्योर कि एक ही इंसान से आप 2 बार अपनी आंसर चेक कराओगे, 2 अलग फीडबैक दे देगा। सो ये मैटर ज़्यादा नहीं करता, मैटर करता है कि बाकी लोग कैसे उस आंसर को लिख रहे हैं, मॉडल आंसर क्या बोलता है, उसके हिसाब से हम और आंसर में क्या ऐड कर सकते हैं। कैन यू सजेस्ट गुड मेंटर कोचिंग सिविल्स डेली और समथिंग कॉस्ट इफेक्टिव? यार ये चीज़ें मैंने खुद ही ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो मैं क्या ही बताऊँ। उम, अब यहाँ से डिड यू यूज़ एंड ये क्या होता है? अच्छा, डे हाउ डिड यू प्लान योर डे, वीक, मंथ? प्लानिंग ऐसे ही चलती है कि रफ प्लानिंग तो डे, वीक, मंथ तीनों की होती है। जैसे मैंने बोला ना कि एक मंथ में एक टाइमलाइन होना चाहिए कि इस मंथ में मुझे इतनी चीज़ें रफली कवर करनी है। अ, उसके लिए माइक्रो प्लानिंग डे में होती है। सिलेबस भी अपन ऐसे ही कवर करते हैं ना कि सिलेबस का ब्रॉड टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन्ड है, वो टॉपिक कवर होगा, उस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हैं वो माइक्रो कवर्ड होंगी। तो प्लानिंग भी ऐसी चलती है। मंथ में मुझे पता है कि 2 महीने मुझे आंथ्रो पेपर 1 कंप्लीट करना है। अब उसके बाद मैं वीक पे आऊँगा कि अच्छा मुझे आर्कियोलॉजी इस वीक कंप्लीट करना है। अब उसके बाद डेज़ पे आऊँगा कि आर्कियोलॉजी में मुझे ये फॉसिल्स आज करने हैं, ये फॉसिल कल करने हैं, ये परसों करने हैं, ऐसे करके। 2024 के लिए अभी मेंस का या पढ़ें या प्रीलिम्स का? यार मैंने बोला अभी मेंस का ही पढ़ना है। प्रीलिम्स का जनवरी से ही पढ़ना है। रिएक्शनरी पॉलिसीज़ नहीं करनी है कि रिएक्शन में आके पढ़ाई करना है। आप कंप्लीटेड ओपन ग्रेजुएशन हो गया। बाय व्हॉम कैन वी इवैल्यूएट? कैन यू टॉक अबाउट योर स्टडी शेड्यूल? कर दिया है दोस्त। सीसेट की तैयारी कैसे करें? वेरी इंपॉर्टेंट। अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग भी सीसैट में फँस सकते हैं, फँसे हैं मेरे बहुत सारे दोस्त, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लेके ना करें। सेल्फ वर्थ अटैच नहीं करें इस सीसैट के पेपर से स्पेशली कि यार मैंने इंजीनियरिंग किया फिर मेरा क्यों नहीं हुआ? जहाँ पे ज़रूरत है हम हेल्प लेंगे और एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, ये होना चाहिए हमारा मोट्टो। तो टेक कोर्सेज़ आई वुड से, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो किसी से पढ़ लो उसको। बहुत सारे लोग कोर्सेज़ चलाते हैं, पढ़ाई कर लो, यूट्यूब वीडियोज़ पे बहुत सारे सीसैट की चीज़ें अवेलेबल हैं। कहीं से करो, प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, मैथ्स के क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करो एंड बी प्रिपेयर्ड व्हेन प्रीलिम्स कम्स। ऐसा नहीं कि अचानक से मैथ्स नहीं बनेगा पेपर में, ये याद रखने वाली बात है।
सडनली यू आर नॉट, अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज भी पढ़ लोगे तो एग्जाम में फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई कर पाओगे, बिकॉज फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई थोड़ी होता है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट। इफ यू आर रियली इन नीड ऑफ हेल्प, किसी का कोर्स ज्वाइन कर लो, बट सीसैट इग्नोर नहीं करना है। हाउ कैन वी improve our view on different topics which are asked in interview, मेंस, एथिक्स? ये प्रिपरेशन से ही आएगा, ये सारा इटरेटिव है यार, एक बार में कोई व्यू इंप्रूव थोड़ी होता है। लेट्स से अगर आपको सेम सेक्स मैरिज पे ही है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पढ़ोगे तो ही तो इंप्रूव होगा। एंड मेंस पे यू कैन नॉट शो योर बायस आल्सो, आपको बस बहुत ऑब्जेक्टिव होकर आंसर लिखना है कि इसने ये बोला, उसने ये बोला है, कंक्लूड कर देना है, बस ऐसे ही। हमारे व्यूज एक्चुअली में हमारे व्यूज होंगे, बट डीप डाउन इनसाइड वो किसी और के व्यूज होंगे, कोई कमिटी, कोई रिकमेंडेशन या कोई कमीशन, किसी स्कॉलर का ही व्यू होगा। अपना व्यू हम देने की हालत में है भी नहीं, हमारी कोई वैसी एज भी नहीं है कि वी कैन हैव वेरी स्ट्रांग ओपिनियंस ऑन समथिंग। हमारे ओपिनियंस शुड बी बेस्ड ऑन स्कॉलर्स के ओपिनियंस, इंपॉर्टेंट पीपल के ओपिनियन, कमीशंस, कमिटीज, इन सब के ओपिनियन पे ही हमारे ओपिनियंस बेस्ड होने चाहिए। इंग्लिश वीक हो गया, सीसेट हो गया। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे हो लोग यार, वो थोड़ा अवॉइड कर लो प्लीज। मिनिमम रिसोर्सेज करके रैंक आ सकती है, हाँ। रिसोर्सेज मिनिमाइज ही करनी चाहिए, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि पढ़े ही नहीं कोई चीज, है ना। एक टर्म होता है कोरिलेशन और कॉजेशन। कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन। तो सपोज अगर मैं बोलूं कि मैंने लक्ष्मीकांत 2 साल से नहीं पढ़ी है, जो कि मैंने नहीं पढ़ी है, और मेरा रैंक आया है, और जीएस2 में मुझे मार्क्स 129 आए हैं, तो इसका कोरिलेशन है, क्योंकि मुझे रैंक आई और मुझे जी लक्ष्मीकांत मैंने नहीं पढ़ा है, बट कॉजेशन नहीं है कि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है इसकी वजह से मार्क्स नहीं आए। प्लीज इंश्योर दैट लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा था प्रिपरेशन की स्टार्ट में, अच्छे से पढ़ा है उसको, इसलिए कोरिलेशन को कॉजेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। देयर कैन बी कोरिलेशन, देयर कैन बी पीपल जो कि बहुत कम रिसोर्सेज में कर रहे हैं, बट इट डज नॉट मीन कि कम रिसोर्सेज में कर रहे हैं तभी हो रहा है, दे आर डूइंग इट वेल इसलिए हो रहा है। तो ट्राई टू इंश्योर कि बेसिक बुक्स कवर करें, उसके बाद सेम चीज के लिए अलग अलग कंटेंट पे ना भागे, ये इंपॉर्टेंट होती है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए वीडियो बनाऊंगा यार। यूपीएससी की वेबसाइट पे पीवाईक्यू सीरीज ही क्यों अपलोड होते हैं बीसीडी के? यार ये क्या क्वेश्चन है, नहीं पता। आई डोंट थिंक आई हैव एनी मोर क्वेश्चंस। अच्छा कुछ क्वेश्चन छूट गए ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए ऊपर, फॉरेस्ट, अरे यार काफी सारे छूट गए। शुड वी कंसिडर प्रिपेयरिंग, जिनका इनका छूट गया वापस से भेज दो यार, जिनका जिनका छूट गया वापस से भेज दो। शुड वी कंसिडर प्रिपेयरिंग फॉर आईएफओएस along with CSE or solely focus on one exam? नहीं, you can do both यार। इस बार आईएफओएस में मेरा ऑप्शनल था फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी, और जो पहला मैंने आईएफओएस का मेंस लिखा था वो कॉलेज के बाद लिखा था, तो मेरे ऑप्शनल अलग ही थे दोनों। एग्रीकल्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग थे, जो कि इन जनरल कोई नहीं पढ़ता, मतलब कोई नहीं लेता है जिनका बहुत बैकग्राउंड नहीं है वो। तो दोनों ही इस बार नए ऑप्शन मैंने 2 महीने प्रिपेयर किए हैं, तो इट इज परफेक्टली पॉसिबल टू प्रिपेयर बोथ द ऑप्शंस इन 2 मंथ्स। उसको ऐसे ही करना है। और आईएफओएस दो यार, आईएफओएस इफ यू आर एप्लीकेबल इट्स अ वेरी वेरी गुड सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस है। एंड इनफैक्ट अगर आईएएस आईपीएस के बाद मैं आईएफओएस को ही मानता हूँ। मुझे अगर आईपीएस के नीचे सर्विस मिलती तो मैं आईएफओएस ज्वाइन करता, इंटरव्यू देता, बट आई स्किप्ड दिस ईयर्स इंटरव्यू बिकॉज मुझे रैंक आ गई थी। आईएफओएस इज अ वेरी गुड सर्विस एंड यू शुड, ऐसे नहीं सोचना कि दो ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर होंगे, दो ऑप्शनल परफेक्टली आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं। एंड आई विल गाइड यू ऑल। फॉरेस्ट्री जियोलॉजी के लिए मैं जितना हो सकेगा मैं करूंगा। एवरीवन, हाँ ये क्वेश्चन, सर व्हेन एवरीवन रीच द सेम व्हाई डू ओनली अ फ्यू गेट सिलेक्टेड, व्हाट इज सिलेक्टेड वंस? ठीक है ठीक है ठीक है यार। एक मैंने विजन वाले वीडियो में एक बात बोली थी कि यार हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का, हार्ड वर्क और लक, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, लक, तीनों का सर्कल बना लो वेन डायग्राम में। तीनों जब इंटरसेक्ट होंगे तो आपको रैंक आएगी, तो आपका सिलेक्शन होगा। हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क ही करना है, मतलब हमें इसके इंटरसेक्शन में तो रहना ही है। लक का जो सर्कल है वो घूम रहा है इधर उधर, हमें इंश्योर करना है कि हम हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के इंटरसेक्शन में ही फंसे रहें। और जैसे ही लक हमारे ऊपर आएगा वी गेट सिलेक्टेड। सो आपको जो भी हार्ड वर्क कर रहा है, आई थिंक वो 1 साल 2 साल डिले ही एट मैक्स हो सकता है, बट दे इवेंचुअली डू गेट सिलेक्टेड। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स जो आपको ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि अगर कोई बिल्कुल ही 6 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर रहा, तो रेयर होते हैं, ऑल्दो देयर कैन बी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एज वेल जो जिनकी वजह से नहीं होता है। आई वुड नॉट गो इनटू दिस बिकॉज एवरीवन हैज डन एफर्ट्स, और जिनका क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है, ऑल आर इक्वली केपेबल।
सो वही होता है कि लक वाला जब सर्कल आपके पास आए तो यू हैव टू बी रेडी। और वही होता है कि चीज़ें डाइवर्सिफ़ाई नहीं कर देनी चाहिए फालतू की, कि एक चीज़ 50 जगह से पढ़ेंगे एग्ज़ाम के पहले, वो मेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मेंटली वी आर नॉट रेडी तो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं पेपर को। तो मेंटल एस्पेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है। लास्ट के कमेंट्स पे आ गया हूँ मैं क्योंकि शुरू में कुछ-कुछ छूट गया है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी के अलावा क्या सोर्सेज़ रखे जैसे रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री, स्टेट्स एंड इस्थमस। प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी की नॉलेज अच्छी रखो यार, बिकॉज़ स्टेट, इस्थमस ये सारे टर्म्स प्रीलिम्स में कवर हो जाते हैं। और इन जनरल जैसे रबर के लिए भी थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में अपन पढ़ते तो हैं, बट मेंस लायक नॉलेज नहीं होती है, बट वो सबके लिए नहीं होती है। इट्स वेरी इट्स ओके। ज्योग्राफी अच्छे से करेंगे, एनसीईआरटी दोनों एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे और इफ पॉसिबल पहले की भी एनसीईआरटी पढ़ो, 7th, 8th, 9th, 10th की भी एनसीईआरटी स्किम थ्रू कर लेनी चाहिए। और ज्योग्राफी ऐसे ही करनी है यार, थोड़ा मैप्स, डायग्राम्स इन सब पे पकड़ होनी चाहिए कि पेपर में बनाने कैसे हैं। अ, यही ज्योग्राफी करनी है, बहुत ज्योग्राफी में भी सोर्स डाइवर्सिफाई नहीं करना है। यूट्यूब वीडियोज़ देखो, यूट्यूब वीडियोज़ में एनिमेशंस बहुत अच्छी मिलती हैं, यूट्यूब वीडियो अच्छे से देखनी चाहिए। फ्यूचर आईएएस सर, यूपीएससी की वेबसाइट पर पीवाईक्यू सीरीज़ ही क्यों अपलोड होते हैं? बीसीडी सीरीज़ क्यों नहीं अपलोड होते हैं? ये सब सीरीज़ में डिफरेंस होता है? यार ये मुझे नहीं पता इसका आंसर, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा, आंसर भी नहीं पता है। सर हम हिंदी मीडियम से हैं और अगर हम सीसेट की तैयारी इंग्लिश मीडियम से कर सकते हैं बिकॉज़ मैथ्स इंग्लिश मीडियम से की है। हाँ, कर सकते हैं, पेपर में दोनों मीडियम में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जीएस में तो एडवाइजेबल होता है कि आप हिंदी में भी पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। बॉटनी ऑप्शनल का आइडिया नहीं है फरीद। बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हाँ। हाँ, हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे जीएस, करंट मैगज़ीन्स, बोथ प्री एंड मेंस। इससे रेगुलरली रिवाइज़ कैसे करते हैं? हाउ टू कॉन्स्टेंटली बी इन टच? वेरी, वेरी गुड क्वेश्चन। वही स्पेस डिवीज़न की जो मैंने बात बोली थी। यार मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देखोगे स्पेस डिवीज़न का मैंने एक तरीका बताया था। अ, ऐसे कभी नहीं होता कि एक चीज़ पढ़ लिया मैंने, उसको 6 महीने छोड़ दिया, 6 महीने बाद 7वें महीने उठाऊँगा और अच्छे से याद होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सो वही, जब भी भूलने लगे उसको रिवाइज़ करेंगे, जब भी भूलने लगे रिवाइज़ करेंगे, ऐसे लूप में चलता है सब कुछ। और शॉर्ट नोट्स बनाते जाना चाहिए पैरेलली बिकॉज़ शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करना इज़ ईज़ियर, कीवर्ड्स रिवाइज़ करना इज़ ईज़ियर। एक पॉइंट के बाद सब कुछ आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। तो जहाँ भी काम की चीज़ लग रही है उसको कीवर्ड्स बनाओ, लिंकेजेस फॉर्म करो। लिंकेज फॉर्म करने का मतलब क्या है? आपने अगर सोसाइटी कहीं से पढ़ा है, तो सोसाइटी की कोई और चीज़ मिल रही है, तो पहले वाली चीज़ याद करो कि पहले सोसाइटी में मैंने क्या पढ़ा था। दिमाग को इंटरलिंकेजेस फॉर्म करना ज़रूरी है और विद टाइम हो जाता है ये। रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे रखें? यार मेरे चैनल पे ये है। फाइनल रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए अनुराग। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट? मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम विदिन। मोटिवेशन थोड़ा फ्लीटिंग कॉन्सेप्ट होता है, वो आता जाता है। एक टर्म होता है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी क्या बोलता है कि जैसे साइन साइन का कर्व इमेजिन करो ऐसा-ऐसा। हमारा कर्व जो होना चाहिए जैसे साइन की एम्पलीट्यूड 1 और -1 होती है, हमारा कर्व लेट्स से होना चाहिए 0.1 और 0.1 माइनस में, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल 0 के पास। तो अगर पॉजिटिव चीज़ हो रही है तो भी वी शुड नॉट गेट ओवरली एक्साइटेड, नेगेटिव चीज़ हो रही है तो भी वी शुड नॉट गेट ओवरली डिप्रेस्ड। हमेशा वो एकदम न्यूट्रल लाइन होती है उसके पास रहनी चाहिए। उससे क्या होता है, हम जो वेव्स ऑफ इमोशंस हैं उनको फील नहीं करते हैं। वेव ऑफ इमोशन ही हार्मोन्स रिलीज़ करेंगी, उनसे फिर कभी खुश होंगे, कभी दुखी होंगे। तो प्रिपरेशन शुड बी वेरी इक्वानिमिटी वाला प्रिपरेशन होना चाहिए कि हम बिल्कुल स्टोइक बन के प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा नहीं, कभी बहुत कम नहीं, ऐसा करके। और मोटिवेशन के लिए पॉजिटिव अफ़र्मेशंस करनी चाहिए, मतलब खुद को विजुअलाइज़ करो सक्सेस को, कि मैं 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल बाद सक्सेसफुल होने वाला हूँ। उसके बाद ये होगा, वो होगा, मैं डिस्ट्रिक्ट में ऐसा काम करूँगा, मुझे ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस, है ना? और ये ध्यान में रखना चाहिए यार कि सब लोग सेम बोट में हैं। इस एग्ज़ाम में कोई बहुत प्रिविलेज नहीं है एज़ सच। तो सब भी मेहनत करें, जो सेलेक्ट हो रहा है वो इस मेहनत से गुज़रा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव दिस। Um, never practiced mains answers but studied static portion, Ankit. So how to start preparing notes for mains and make notes for all GS subjects? ठीक है, सिलेबस सिलेबस और पीवाईक्यूज अगल-बगल में दोनों को खोलो और फिर उसके नोट्स बनाओ हर टॉपिक्स पे। आपके आपने स्टैटिक पढ़ रखा है तो आपके लिए आसान ही होगा। जहाँ पे डाउट आ रहा है, जहाँ पे प्रॉब्लम मिली है उसके लिए कोई इंटरनेट पे सर्च करो कंटेंट और उसके नोट्स बनाओ। स्लो प्रोसेस है बट बहुत रिवार्डिंग है, याद रखना इस चीज़ को। हाउ टू गो अबाउट द मैप्स प्री वाला एटलस, ठीक है यार, ये एटलस मैप्स का मैं बताऊँगा, मैं ग्रुप पे शेयर करूँगा अच्छे से। अ, अच्छे से शेयर करूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस। मैप्स एटलस मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आई विल शेयर इट। यहाँ लिख लेता हूँ इसको।
मैप्स में अच्छे से बताऊँगा। ओके, हाउ टू गो अबाउट इन द अच्छा ये तो हो गया। जून में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ऑप्शनल पीएसआईआर कैसे कंप्लीट करें? पीएसआईआर का तो नहीं पता है दोस्त, बट ट्राई टू इंश्योर कि 4, 5, 6 इस साल के अंत तक ऑप्शनल के नोट्स वगैरह प्रिपेयर हो जाएँ। हमें ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करनी चाहिए डेफ़िनिटली। ऑप्शनल की प्रिपरेशन तो जब करो तब बेस्ट है। ऑप्शनल को अंत में नहीं छोड़ना चाहिए। ऑप्शनल के नोट्स बनाओ, लेक्चर्स देखो, देखना है तो नोट्स बनाओ, उसकी उसके नोट्स खत्म कर लो, उसके बाद रिवीजन करनी चाहिए उसकी। डू यू नीड नॉवेल फॉर ऐसे और नहीं, नहीं, मुझे तो बिल्कुल ही हैबिट नहीं है नॉवेल पढ़ने की, तो मैं तो बेस्ट पर्सन नहीं हूँ बताने की, नहीं ज़रूरत होती है। एज़ यू हैव सेड वन शुड आल्सो गिव अदर पेपर्स से बीपीएससी, ऐसे पार्ट, भोजपुरी, मुहावरा। यार ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आई थिंक ये मुझे बीपीएससी का फिर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, पता नहीं है क्या पूछते हैं। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच मोहम्मद फरीद, थैंक यू सो मच। व्हाट एग्जैक्टली टू डू व्हाइल एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज? बस एरिया एरिया ऑफ टॉपिक्स पर ध्यान दें, या उसके बुक से रिवाइज करें, या फिर हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में? आई अज्यूम यू आर टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में हर ऑप्शन पे जाना चाहिए, हर ऑप्शन को गूगल करो, अगर कोई ऑप्शन वीक लग रहा है तो, अगर कोई ऑप्शन लग रहा है कि वो रिपीट हो सकता है तो उसको गूगल करो, उसके नोट्स बनाओ। थोड़ा मेहनत करना चाहिए, बट पीवाईक्यूज में मेहनत बहुत बहुत रिवॉर्डिंग होती है। अम, मैं एग्जाम रोबोट पे पीवाईक्यू सॉल्व करता था, उससे फ़ायदा ये होता था कि सीधे गूगल करना आसान होता था, और ये भी देखना आसान होता था कि एक टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ रही है यूपीएससी। तो ऑप्शन पे टाइम बिताओ यार, प्रीलिम्स के ऑप्शंस को गूगल करो, उसके नोट्स बनाओ, थोड़ा वक़्त बिताना चाहिए, कॉन्फिडेंस ही बहुत ज़्यादा आता है वो करने पे। और इन जनरल अगर कोई टॉपिक से कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमी में अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही हैं, तो गो टू योर नोट्स, गो बैक टू योर नोट्स, वहाँ से वापस देख लो। प्लीज़ शेयर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, हाँ, ठीक है। सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ दिस ईयर विदाउट कोचिंग, मटेरियल मटेरियल परचेज़ कर लो। हाँ, परचेज़ कर लो, जो कर लो, बट अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करके करना है। परचेज़ करने का ये मतलब नहीं है कि पढ़ने लगना है पहले दिन से। देखो कि काम का लग रहा है तो पढ़ूँगा, नहीं तो नहीं पढ़ूँगा। हाउ टू स्टार्ट एंथ्रोपोलॉजी विदाउट कोचिंग एंड हाउ मच टाइम डज़ इट कंप्लीट विदाउट विद नोट्स? आई थिंक 4-5 महीने लगते हैं एंथ्रोपोलॉजी होलिस्टिकली पढ़ने के लिए, 3, 4, 5 महीने। अ, सारे खुद से पढ़ने में, अगर कोई आप क्लास कर रहे हो तो आई डोंट नो, टाइम कम लगेगा, बट खुद से करने में इतने टाइम तो लगता है। नोट्स बनाओ। मेरे पास 6 बुकलेट्स थे, पेपर 1 की 3 बुकलेट्स, पेपर 2 की 3 बुकलेट्स, तो इतने बनाने में आपको टाइम लगेगा। हाँ, ये है। मेंस राइटिंग कब से करो? मेंस राइटिंग अगर आपको अगले साल देना है तो अभी, जैसे मैंने बोला, इस साल कुछ टेस्ट लिख लेने चाहिए, बिकॉज़ ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब आपका प्रीलिम्स हो रहा है उस पॉइंट पे। पीएसआईआर यार, मेरा कसक शर्मा मेरा ऑप्शनल ही नहीं था पीएसआईआर। थैंक्स, थैंक यू सो मच। आई मीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया समटाइम्स आई फील डिसअपॉइंटेड, दिल्ली वाले एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं। नहीं यार, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं करता। इंटरनेट है आपके पास, इंटरनेट बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है आपके हाथ में। उसको अच्छे से यूज़ करो। सारी चीज़ इंटरनेट पे है, आई विल टेल यू, सारी चीज़ इंटरनेट पे है। बिल्कुल परेशान नहीं होते। एनसीईआरटी कब से पढ़नी है? एनसीईआरटी आपकी मर्ज़ी पे है यार, आप जब से पढ़ना चाहो। पढ़ना, मैंने एनसीईआरटी ऐसे कोई ख़ास पढ़ी नहीं है, बट अगर आपको अगले साल या अगले के अगले साल देना है तो एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10 जस्ट फॉर गेटिंग इंटो द हैबिट ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स मैं शेयर कर दूँगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे नोट्स घर पे हैं और मैं घर पे नहीं हूँ, दीदी के पास हूँ, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट आई विल शेयर एवरीथिंग। यहाँ पे अब रोक दें चैट्स? यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें बोलनी थी। 2-3 चीज़ें बोलनी थी। जैसे देखो यार, ये एग्ज़ाम ऐसा है कि टफ़ है ये एग्ज़ाम। टफ़ इन द सेंस कि बहुत अनफॉरगिविंग एग्ज़ाम है। अगर आप किसी स्टेज पे थोड़ा ढीला होते हो, तो फिर आपको एग्ज़ाम 1 साल बाद बोलेगा कि 1 साल बाद हमारे पास आओ। चैट्स को आई थिंक अब डिसेबल कर देना चाहिए, क्योंकि वो हो जाऊँगा। एनीवेज़, हाँ, तो ये एग्ज़ाम ऐसा है कि बहुत अनफॉरगिविंग एग्ज़ाम है। तो इस केस में हमें अपना मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए पहले तो अपना सेल्फ वर्थ एग्ज़ाम से अटैच नहीं करेंगे हम, और नॉर्मलाइज़ कर देंगे इस बात को कि एग्ज़ाम में केओस आएगा, और ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। परफेक्ट चलने का मतलब है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जीएस 1 मेरा कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट, 3, 4 सब कुछ कंप्लीट है और बस एग्ज़ाम देना है, मार्क्स लाने हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा लगेगा कि ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, इसके नोट्स नहीं बने हैं, या करंट में कुछ और नया आ गया है, हमेशा ये लगते रहेगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नॉर्मलाइज़ दिस कि सबके साथ ये हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो सब करके बैठा हुआ है। सो जब ये फीलिंग आएगी कि ये सबके साथ ही हो रहा है, तो उसके बाद दिमाग थोड़ा शांत होगा, वो पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है।
हमेशा कोई ना कोई आपको इस एग्ज़ाम में वो करने नॉर थोड़ा डिमोटिवेट करने को मिल ही जाएगा कि आपने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये पढ़ा है या आपको वो नहीं आता, मुझे ये आता है। आता है इज़ अ डिफरेंट थिंग, आप यूज़ कर पाते हो कि नहीं दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो यूज़ नहीं कर पाएगा, आप यूज़ कर लोगे। आपके पास लिमिटेड कंटेंट है उसको। सो हमेशा अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कि मुझे जो आता है उसको मैं यूज़ करूँगा, मुझे रैंक आएगा और बिल्कुल रैंक आएगा। जस्ट ट्राई टू लिमिट योर रिसोर्सेज़, जो करो अच्छे से करो। फोमो में नहीं आना है कि कुछ कोई कुछ नया कर रहा हो, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इंटरनेट यूज़ करो, अपनी डिस्क्रिप्शन यूज़ करो। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको फ़ायदा करेंगी, वो करो और सबकी अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी है। किसी की स्ट्रैटेजी कोई कॉपी करेगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा। सबकी स्ट्रैटेजी अपनी है और बस यही है पूरी स्ट्रैटेजी यार कि एग्ज़ाम को काबू में करने की कोशिश मत करो, एग्ज़ाम को जस्ट कंट्रोल में रखो अपने। दिमाग को कंट्रोल में रखो अपने कि चीज़ें लिमिट में है, चीज़ें मैं कर लूँगा। ये कोशिश कभी नहीं करनी कि एग्ज़ाम को परफेक्ट कर लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये कभी नहीं करना। आपको टीचर नहीं बनना, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। सो यू कैन नॉट डेप्थ में जाना इज़ वर्थलेस, आपको ब्रेडथ कवर करना है, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। एग्ज़ाम के डिमांड के हिसाब से खुद को मोल्ड करना है, नॉट दैट एग्ज़ाम हमारे हिसाब से मोल्ड नहीं होगा। सो कंप्लेन मोड में नहीं आना है कि ये प्रीलिम्स ऐसा आ रहा है, मेन्स ऐसा आ रहा है, इंटरव्यू ऐसा आ रहा है। जैसा भी आ रहा है वी विल प्रिपेयर एंड वी विल डू आवर बेस्ट बिकॉज़ पीपल आर डूइंग आवर बेस्ट देयर बेस्ट और पीपल आर क्लियरिंग द एग्ज़ाम। हम भी कर सकते हैं। विथ ऑल दिस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। 1 घंटा 20 मिनट हो गया बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर नहीं पाया बट आई आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उत्कर्ष उज्ज्वल रैंक 68 कुछ भी ऐसा सर्च करोगे तो यू आपको मिल जाएगा। और हेल्प हुई क्या इस इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यूट्यूब लाइव पहला ही था मेरा तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। विल डू मोर ऑफ दीज़ सेशंस इन फ्यूचर एंड आई विल बी देयर टू गाइड यू जितना मुझसे हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू एवरीवन।